हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे एमपी के महारथी और मेरे क्लास 11th के चाहने वाले मेरे प्यारे प्यारे लाड लोग, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। बेटा आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे, एकदम भन्नाट होंगे बेटा। और आपके निक्कू भैया आ गए हैं क्या हाफ ईयरली एग्जाम को एकदम ताबड़तोड़ खत्म करने के लिए, द एंड करने के लिए बेटा। और इस हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी प्यारी सी हिंदी में, ठीक है। तो ये एक महा रिवीजन है आपके 11th वालों के लिए कि बस इतना पढ़ लो, बस आप सब कुछ मजा आ जाएगा बेटा। तो मैं हूं आपका अपना निक्कू भैया बेटा। जो मुझे जानते हैं बच्चे वो जानते हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं मेरा नाम बेटा निक्कू भैया, निखिल खत्री मुझे बोलते हैं। तो आइए बेटा, मैं आज आपको करवाने वाला हूं इस हिंदी का महा रिवीजन। महा रिवीजन इज लाइक दैट, ये एक मैराथन है जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन। बस आप लोग ये वीडियो देख के चल जाना, इसके बाद आपको हाफ ईयरली एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए तो बात करें हाफ ईयरली एग्जाम की। तो हाफ ईयरली एग्जाम में बेटा आपका 70 से 80% का आपका सिलेबस आने वाला है, जो मैं यहां पे आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। एंड दूसरी चीज ये बेटा कि ये जो मैं क्लास नोट्स यहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपको देखना है, उसमें से आपको रिवीजन करना है। यहां पर मैं सारी चीजें दे के रखूंगा आपको। इधर आगे बढ़ते हैं तो कहां मिलेंगे नोट्स बेटा? आपको नोट्स मिलेंगे यहां टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम है। ये आपका बेटा अपना इंस्टाग्राम का चैनल है, आपको ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है। आपको टेलीग्राम चैनल मस्ट क्या करना है बेटा? ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन करना है आपको फटाफट, क्योंकि इसके नोट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ ना हो तो व्हाट्सएप चैनल पे भी आप आ जाइए और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ आपको यहां पर बारकोड स्कैन करना है और आप उस चैनल के अंदर आ जाएंगे। तो बेटा ये जो क्लास नोट्स होने वाले हैं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सिस्टम। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज बेटा आपको मैं बताने वाला हूं कि यहां पर मैं आज आपको आपकी जो अपठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश पद्यांश भी पढ़ाने वाला हूं, उसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। अपठित गद्यांश पद्यांश बात करूं, सेकेंडली मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा व्याकरण। यहां हम व्याकरण पढ़ेंगे, संपूर्ण व्याकरण। कैसी बेटा? संपूर्ण व्याकरण यहां पे खत्म करवा दूंगा मैं, जो भी आपके हाफ ईयरली में आती है मेन सारी चीजें। यहां हम पढ़ेंगे बेटा आरोह बुक में अपनी गद्य और काव्य खंड, गद्य और काव्य या पद्य बोल दूं मैं इसको, पद्य खंड के अपन यहां पे चैप्टर्स करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के हिसाब से ये सारे के सारे अपन चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और इसकी समरी क्या बोलूंगा बेटा मैं? इसकी समरी प्लस क्वेश्चन आंसर, समरी प्लस आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात भैया। इसके बाद वितान भाग जो है हमारी, वितान भाग 2 जो है, वितान भाग 1 सॉरी, है ना, इसमें से भी आपके मैं 2 चैप्टर्स यहां पर करवाने वाला हूं जो आपको फुल एंड फ्लेजेड मिलेगा। इसमें पत्र होंगे, एप्लीकेशन जो अपनी आती है, पत्र हो गया, निबंध में आपको बता दूंगा कौन कौन से याद करने हैं, और आगे हम इसकी पूरी की पूरी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा बने रहिए। ये एक तरीके से फुल पैकेज है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख लो, इससे आपको अच्छे नंबर ऑलरेडी आ ही जाएंगे। पहला टॉपिक आता है बेटा अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश क्या होता है? बेसिकली अपठित गद्यांश की बात करूं मैं, इसे बोलते हैं अनसीन पैसेज, ना किसी कभी देखा हो, ना कभी सुना हो, ना कभी जाना हो। और गद्यांश है, गद्यांश मतलब कि एक कहानी के रूप में ऐसा आएगा, है ना, एक पैराग्राफ आता है, उसमें अपने को इसके अंदर से क्वेश्चन लिखने हैं। इसका एक ही नियम बेटा, इसकी रीडिंग अच्छे से करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी रीडिंग नहीं करते हैं, बिना रीड किए एक क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन का वो मैच करते हैं, अच्छा यहां से लिख दो, खत्म बात। ऐसा नहीं करना भैया, ये ऐसा भी पुराना आइडिया हो चुका है। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना चल रहा है बेटा, मॉडर्न बनो, थोड़ा मॉडर्न समझते हो एकदम, थोड़ा मॉडर्न बनो। इसको थोड़ा पढ़ो पहले कि जैसे उदारता का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से न किसी को धन दे डालना नहीं, वरना दूसरों के प्रति उदार भाव रखना। उदार मतलब दूसरों का परोपकार, दूसरों का हित करना, दूसरों का अच्छा चाहना। उदार पुरुष जो उदारवादी पुरुष होता है, उदार मतलब कि जो बेसिकली काइंड होता है, काइंड हार्टेड होता है, दयालु पुरुष जो होता है वो सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है। तो हमें दूसरों के विचार का आदर करना चाहिए। और समाज में सेवक भाव से रहता है, कि वो सेवा के भाव से रहता है, वो चाहता है कि मैं जितने लोगों की हो सके सेवा कर सकूं, है ना। यह ना समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है, कि सिर्फ पैसे से आपके अंदर उदारता नहीं आ सकती। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, है ना, कि इंसान को इंसान समझा जाए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक उदारता की आवश्यकता है, वो है कि
उपकृत के प्रति किसी भी प्रकार का एहसान न जताया जाए, कि उपकार के प्रति आपने किसी को उपकार कर दिया, आपने किसी का भला कर दिया, तो उसको एहसान ना जताएं आप कि भैया मैंने तेरे पे एहसान करा ये चीज करके, या मान लो मैंने तेरे को 20 रुपए दे दिए जब तुझे चाहिए थे तो मैंने तेरे पे एहसान कर दिया, तो ऐसा एहसान ना दिखाएं अपन, बात वो चल रही है, ठीक है। इसके बाद एहसान दिखाना, उपकृत को नीचा दिखाना है, क्योंकि किसी का आपने एहसान किया तो उसको वो नीचे दिखाना होता है ना। एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है, तो एहसान जताकर उपकार करना कोई उपकार नहीं कहलाता है, वो अनुपकार कहलाता है। मतलब वहां आप किसी का भला नहीं कर रहे हो और उल्टा आपको गलत चीज मिलती है, ठीक है। चलिए अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। शीर्षक का मतलब क्या होता है, इसका टॉप टाइटल क्या है भैया, टाइटल क्या, जैसे भैया हम देखने गए बाहुबली साम्राज्यम माशमती साम्राज्यम, तो उसमें क्या है, उसमें क्या आता है बेसिकली एक टाइटल होता है ना कि ये टाइटल है मूवी का, इसके अंदर पूरी की पूरी मूवी बनी हुई है, तो एक टाइटल आपको यहां पर देना पड़ता है कि ये जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ किस चीज पे लिखा गया है। तो काय चीज पे लिखा गया बेटा, उदारता का अर्थ बताया गया है ना, इसका उदारता का अर्थ बताया गया, या उदारता लिख के आ सकते हो, ये मेन पैराग्राफ है। इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसका शीर्षक क्या होने वाला है। देखो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कैसा छप जाएगा, नहीं, अनसीन पेजेस हर बार अलग अलग आते हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश हर बार अलग अलग आते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसको तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, है ना। तो अलग अलग तरीकों से उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं रीडिंग करो और आराम से आंसर दे के आओ, है ना। ये अच्छे नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में, तो आपको पूरा अच्छा लगता है। उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है, तो उदार पुरुष दूसरों के प्रति क्या होते हैं, उदार भाव रखता है, दया का भाव रखता है, वह दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। ये अपन ने पूरी की पूरी लाइन यहीं से निकाली है, ये पूरी की पूरी यहीं से निकाली है ना, देखो यहां से निकाली है, ये यहीं से निकाली अपन ने, है ना, और समाज में लगता है पूरी यहीं से पैराग्राफ में से निकलेगी। फिर अगला सच्ची उदारता किसमें है, सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, तो सच्ची उदारता इसके अंदर होती है। अनुपकार क्या है, किसी का उपकार करके एहसान जता देना क्या कहलाता है, अनुपकार कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा तुमको, एक बार रीड कर लिया करो। अब अपठित पद्यांश में भी वही सीन है, इसको थोड़ा रीड करके समझा करो, इसको रीड करके समझा करो, इसको रीड करके आपको थोड़ा समझना है, रीड करके आपको थोड़ा सा क्या करना है बेटा, समझना है। इसको रीड करके समझोगे, समझ के आप इजीली आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर न कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, शाम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मजदूर को मजदूरी करते हुए दिखाया गया है। तोड़ती पत्थर मतलब कि एक स्त्री द्वारा पत्थर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पर एक मेहनत का काम किया जा रहा है, जहां पे कोई छायादार पेड़ नहीं है, वो धूप में मेहनत कर रही है, इस चीज को दिखाया गया है। तो वह तोड़ती पत्थर से कवि किसका वर्णन कर रहा है, किसका कर रहा है बेटा, एक मजदूर स्त्री द्वारा पत्थर तोड़ने का कर्म का वर्णन कर रहा है। सीधी सी बात, उस स्त्री का रूप सांवला है, वह युवा है, उसकी आंखें झुकी है, वह अपने कार्य को मन लगाकर कर रही है। जिस स्थान पर वह स्त्री पत्थर तोड़ रही है वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं है, है ना। बोल रहे ना कि कोई न छायादार पेड़, तो कोई छायादार वृक्ष नहीं है, मतलब कोई छाया देने के लिए वृक्ष नहीं है, वो धूप में एक तरीके से पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं पत्र की, काई की बात करता हूं बेटा मैं पत्र की। अब देखो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, देखो अपन ने अपठित गद्यांश पद्यांश कर लिया, लेकिन अब पत्र की बात जब आती है, देखो पत्र की बात आती है, पत्र में क्या होता है, पत्र बेसिकली किसी को लिखा जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। बस तुम यहीं पे देखते रहो पत्र कितने 2 प्रकार के हो रहे हैं। एक हो रहा है बेटा अपना औपचारिक पत्र, कौन सा पत्र हो रहा है, एक औपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र हो रहा है, एक होता है औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है बेटा मेरे अनौपचारिक पत्र। दूसरा कौन सा होता है, अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र को हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, और अनौपचारिक को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। अब ये जो फॉर्मल लेटर है ये किसको लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, ये समझ लो बस बेटा कि जो फॉर्मल लेटर है वो लिखा जाता है बेटा सरकारी पत्र, उसे क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र के अदू में, है ना, सरकारी पत्र के अदू सरकार के कामकाज जो होते हैं, कार्यालय, कार्यालय वाला पत्र जो होता है, कार्यालय वाला पत्र। या फिर मैंने कह दिया भैया कि नगर पालिका को लिखिए सफाई के संदर्भ में, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जिलाधीश महोदय को लिखिए, है ना, जिलाधीश महोदय को लिखिए। या फिर मैंने कह दिया भैया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए जिलाधीश महोदय, कलेक्टर को लिखिए, इनको लिखिए, उसको लिखिए। ये जो सरकारी पत्र होते हैं, कलेक्टर को, कोई नगर पालिका निगम को, कोई इसको, कोई सचिव को, किसी को लिखना है, पूरे सरकारी कामकाज के सरकारी पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब बात करूं अगर मैं किसकी बेटा, अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत इजी बेटा, आपके दोस्त हो गए, दोस्त को या फिर रिश्तेदार,
दोस्त या रिश्तेदार को जो पत्र लिखते हैं, जैसे कि इसमें आता है बधाई पत्र, बधाई पत्र है ना, जन्मदिन की बधाई देने का पत्र हो गया। आमंत्रण पत्र आता है, आमंत्रण पत्र का मतलब क्या है, किसी को आमंत्रण करना कि भैया मेरे बड़े भाई की शादी है ना, शादी का आमंत्रण पत्र आता है। यहाँ पे किसी का तबीयत खराब है तो मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई है इसलिए आपको आना है। ये आपको सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। लिखने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग होता है, आइए लिखने का तरीका समझते हैं हम क्या क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये औपचारिक पत्र आता है बेटा। औपचारिक पत्र में परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के अंत पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। देखो बेटा, मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये सब अगर आपको चाहिए तो कहां मिलेगा, ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैं देने वाला हूं। कहां पर देने वाला हूं? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इस पीडीएफ नोट्स के साथ आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन यूं ही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें लिखा है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब तुम समझ गए कौन सा ये औपचारिक पत्र है। कौन सा पत्र है ये? औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र आ गया, जैसे मैंने लिखा, प्रति जिलाधीश महोदय, जबलपुर, मध्य प्रदेश, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। अभी विषय मैंने कहां से हटाया? यहीं से निकाल लिया। यहां से मैंने विषय निकाल लिया, यहां से मैंने विषय निकाल लिया, है ना। विषय आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी पत्र वाला क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है बेटा? पत्र वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन को रीड करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको पत्र में जो है क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को केयरफुल तरीके से पढ़ना है। तो ये रहता है अपना विषय पूरा का पूरा बेटा। काय में से निकालना, आपको क्वेश्चन में से निकालना है। इसके बाद होती है मेन कहानी चालू। महोदय लिखा, विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत है। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ रहा है, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करेंगे। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। प्रार्थिगण लिख दिया अपन ने, शासकीय उमा विद्यालय के, ये सब हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये ऐसा कैसा अपना लिखा है, अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखी। देखो मैंने बोला था बड़े भाई की शादी आ गई, मतलब आमंत्रण पत्र हो गया। ये आमंत्रण पत्र काय में आता है? ओनली अनौपचारिक में। काय में आता है? ओनली अनौपचारिक में आता है। तो ये आमंत्रण पत्र आ गया। ठीक है, अब कमलेश नाम दिया है ना, कमलेश है ना, कमलेश क्या नाम तेरा? कमलेश कहां से आया? भोपाल से। कैसा आया? भक्के। हाँ, वो वाला कमलेश है ये। तो देखो अपने मित्र का नाम कमलेश दिया हुआ है, अपने मित्र का नाम यहां पे कमलेश दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम आता है एड्रेस लिखेंगे अपन, ऊपर एड्रेस आता है, दिनांक आ जाती है, प्रिय मित्र कमलेश, अत्यंत हर्ष का सूचित किया जाता है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 13/2/20 को संपन्न होना है। कार्यक्रम 11/2 से चालू हो गया है, अतः इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। वो कह रहे हैं भैया कि 13 को होना है तो तुम 11 से पहले आ जाना, है ना। मुझे अच्छा लगेगा, शादी का खुद आप आनंद लेंगे, ऐसा करके। अब देखो मित्र का नाम दिया, तुम्हारा नाम नहीं दिया, तो तुम्हारा नाम क्या लिखना? नीचे राहुल राय, कुछ भी तुम्हारा नाम लिख दो, फलाना सिंह। और मैं तो कहूंगा अनौपचारिक पत्र करके आना। अगर ऑप्शन में औपचारिक अनौपचारिक आए हैं तो अनौपचारिक करके आना, क्योंकि तुम खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये प्रोफेशनल लेटर नहीं होता है, एकदम इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो तुम तुम्हारे हिसाब से इसको लिख भी सकते हो। अब आगे आते हैं भैया, हमारी ग्रामर में सबसे पहले आता है अलंकार। क्या आता है बेटा? सबसे पहले अलंकार। व्हाट इज अलंकार? वही सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। अलंकार आभूषण क्या होता है बेटा? आभूषण। जिस प्रकार एक महिला की शोभा आभूषण से बढ़ी जाती है ना, एक स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ी जाती है। स्त्री चाहे कितने भी अच्छे कपड़े, कितने अच्छा लहंगा पहने, लेकिन जब तक ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनेगी उनकी सुंदरता बढ़ती नहीं है। तो जहां पर सुंदरता को एकदम बूस्ट करना होता है वहां पर आभूषण की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार में जहां पर काव्य रचना को, किसी रचना को सौंदर्य बढ़ाना पड़ता है तो वहां पर अलंकार की जरूरत पड़ती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, या फिर विभूषित करने वाला, जो इंसान को विभूषित कर दे, एक सौंदर्य बढ़ा दे, उसे कहते हैं क्या? अपन अलंकार कहते हैं। तो आचार्य दांडी के अनुसार अलंकार की क्या डेफिनेशन है? काव्य शोभाकांत धर्मान अलंकार पच्छते, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामा एक इंसान है जो इनके प्रवर्तक है, जिन्होंने अलंकार को कहां लिखा है? अलंकार शास्त्र में लिखा है। इनकी रचना है अलंकार शास्त्र। अब सीधी सी बात है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार होते हैं बेटा 3 प्रकार के। एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, और एक लास्ट होता है बेटा उभयालंकार। क्या होता है? उभयालंकार। उभयालंकार 3 प्रकार के अपने क्या होते हैं? अलंकार के
सिस्टम होता है शब्द, अर्थ और उभय। जहां पे शब्दों से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां शब्द अलंकार होता है, जहां पर अर्थों से काव्य की सुंदरता बनाई जाती है वहां अर्थ अलंकार होता है, और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां पर उभय अलंकार होता है। बेटा फटाफट रिवीजन करवाऊंगा। अब तुम सोचोगे भैया सर आप तो डिटेल में पढ़ा दो, एक एक लाइन पढ़ा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं यहां पे आपको लेके आने वाला हूं जितना आपके अलंकार क्लास 11th में अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू यूर सिलेबस, जितने भी एमपी बोर्ड में आपके क्लास 11th के हिसाब से जो सिलेबस 2025-26 का आया है उसके हिसाब से आपके 3, 2, 5 या 6 अलंकार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सबको मैं यहां पर लिख के आपको दे दूंगा। ये नोट्स आपको मैंने पहले कह दिया है, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, बारकोड हमने आपको दे दिया है, वहां से आपको ज्वाइन करना है, आपके सारे नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे उस टेलीग्राम चैनल पर। तो पहला आता है विरोधाभास अलंकार। अब इसको एक एक शब्द को नहीं समझूंगा बेटा, फटाफट बता दूंगा, रिवीजन करवा रहा हूं। अगर तुम चाहो कि भैया एक एक शब्द बताओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और भी मेरी वीडियो है उसमें जाके देख लेना, मैंने बताया है। तो विरोधाभास अलंकार जहां पदार्थ, किसी भी पदार्थ, किसी भी गुण या किसी भी क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो, कि वास्तविक विरोध नहीं हो रहा लेकिन तो भी विरोध हो रहा है। मतलब कहते हैं ना किसी को अपन भैया बोल रहा है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है लेकिन अंदर अंदर मुझे बुरा लग रहा है, कि मैं रो नहीं रहा हूं लेकिन अंदर अंदर मेरा दिल रो रहा है ना, कि मैं वही वाली बात होती है कि भैया किसी ऐसा दिखा रहा हूं कि मुंह पे कुछ है दिल में कुछ है, समझ रहे, वो वाली चीज होती है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मैंने बोला है, ये वाला समझो तुम, ये अपने मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहां पे हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि मैं निज मतलब कि मैं अपने रोदन मतलब होता है रोने में, मैं अपने रोने में राग मतलब गीत लिए फिरता हूं। अब तुम ये बताओ कि कहीं का इंसान अगर रो रिया है तो उसके अंदर वो संगीत कैसे लेके घूमेगा, ऐसे रोएगा, क्या करेगा, मतलब समझ रहे हो तुम। तो क्या कह रहे हैं, यहां विरोध नहीं है लेकिन तो भी विरोध हो रहा है। यहां लग नहीं रहा कि विरोध हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है कि मैं अपने रोने में राग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, कि मैं अपने आंसुओं में राग लिए फिरता हूं जब रोता हूं। तो विरोध तो कर रहे हैं ना भैया, वो इनडायरेक्टली तो उसको मार ही दिया ना उनने कि भैया मैं रोता हूं, अंदर से तो रो ही रहा आदमी, बाहर से कुछ भी दिखाए। शीतल वाणी में आग ले फिरता हूं, शीतल का मतलब होता है ठंडा। अब बताओ ठंडा, ठंडी अगर वाणी है, ठंडे अगर बोले तो उसमें आग कैसे जाएगी, नहीं आएगी ना। तो अंदर ही अंदर वो आग में जल रहे हैं कि इनकी जो महिला मित्र है इनको छोड़ के चली गई है, तो छोड़ के चली गई तो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा कि मैं जब रोता हूं तो वो भी मुझे गीत के समान लगता है ना, कि मुझे इतनी महिला मित्र की याद आती है कि बेवफा निकली है तू। इसके बाद शीतल वाणी में आग ले फिरता हूं, शीतल वाणी मतलब कि भैया ठंडी ठंडी वाणी है, कि बाहर से तो मैं दिख रहा हूं ठंडा लेकिन मेरे दिल की आग क्या जाने, कि मेरे दिल की आग को तो वो जला के गई है, ऐसी जला के चल गई है कि अब जो दिल की आग एक जंगल की आग बल गई है, और इस जंगल की आग ने त्राहिमाम मचा दिया है कि मैंने रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं, तू ना मिला, नहीं मिला भैया, नहीं मिला तो इनको भी ना मिला कुछ भी, ये कर लेना। और एक और है शीतल ज्वाला जलती है। अब बताओ एक और एग्जांपल है ये। अब ठंडी ज्वाला जल नहीं सकती, विरोध हो रहा है। ईंधन होता है द्रग जल का, द्रग मतलब होता है आंसू। अब आंसू के जल से कोई ईंधन, ईंधन मतलब कोई भी फ्यूल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है ना। वो कहना है कि मेरा जो आंसू होने, आंसू का जो मेरा पानी, उससे ईंधन चलता है। यहां विरोध कर रहा है एक दूसरे को, शीतल ठंडी ज्वाला है ना, ये विरोध कर रहा है। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार क्या भैया, जहां पर आपको डाउट बना रहे, जहां पे आपको किसी चीज का डाउट बना रहे, डाउट बना रहे मतलब कि आप कुछ ऐसा देख लो कि आपका दिल बोले कि जो हमारी भैया चौका देख लो, ऐसा कि ये क्या हो गया। देखो, तो जहां प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर समानता के कारण उसमें किसी दूसरी वस्तु का संदेह बना रहे, संदेह बना रहे मतलब कि आपका लॉन्ग टर्म में संदेह बना रहेगा। एक भ्रांति होती है, भ्रांति क्या होता है, भ्रम। भ्रांति मान अलंकार में क्या होता है, भ्रम टूट जाता है एक टाइम पे, लेकिन संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, बना ही रहता है। जैसे कि आपको महाभारत का सीन याद होगा, जब पांडवन हार गए थे जुए में, है ना, वही कौन सा मामा था, शकुनी मामा, कि वो कहता है ना कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है भांजे। हाँ तो बेटा शकुनी मामा, जब ये सब हो गया था, वो द्रौपदी को हार गए थे, तो भैया क्या हुआ था, वहां पर द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। महाभारत का वो दृश्य याद होगा आपको। अब वहां पर श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई थी, द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण जी से पुकार करी थी कि हे स्वामी, हे नाथ मुझे बचा लीजिए। तो उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया था, और जो दुशासन है वो द्रौपदी जी का चिरहरण कर रहा था। और बेसिकली जब वो साड़ी वाला सीन आता है तो वहां पर वो साड़ी इन्फिनिटी हो गई थी, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। तो वहां पे जितने बैठे दर्शकों ने, वहां पे जितने बैठे काव्य शास्त्रियों ने क्या लिखा था कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है।
कि जो साड़ी है, साड़ी की बात, साड़ी मतलब साड़ी, नारी मतलब वो स्त्री, कि साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, वो इस तरीके से घूम रही थी और वहां पर पीछे क्या उनकी जो साड़ी है वो भी घूमते चली जा रही थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी की नारी है, कि जो साड़ी है उसकी नारी है कि नारी की साड़ी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको एक लॉन्ग टर्म का डाउट बना हुआ था। तो यहां पे क्या होता है, हमारा संदेह अलंकार होता है ना, जिसमें उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है। संशयात्मक मतलब कि एक डाउट बना हुआ है ना, कि साड़ी के बीच में नारी का एक डाउट बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं संदेह अलंकार, डाउटफुल अलंकार। तो ये हो जाता है अपना संदेह अलंकार। ठीक है, अब संदेह अलंकार के बाद क्या आता है बेटा, संदेह अलंकार के बाद आपका है एक भ्रांतिमान अलंकार पूछा जाता है। अभी संदेह पढ़ाया मैंने, संदेह के बाद क्या आता है, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में क्या होता है, बेसिकली भ्रांतिमान में भ्रम बना रहता है। क्या बना रहता है, भ्रम। देखो डाउट नहीं रहता है इसके अंदर, भ्रम रहता है। भ्रम किस चीज का, भ्रम इज लाइक कि देखो जो संदेह है वो क्या होता है, बना रहता है, वो भ्रम जो है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है बेटा, भ्रम टूट जाता है। कैसे टूटता है, जब किसी पद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त हो रहा हो कि वहां किसी एक पदार्थ को देखकर समान गुण या लक्षणों कारण उसमें किसी अन्य पदार्थ की समानता दिख रही हो, है ना, अन्य पदार्थ का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कि दूर से कभी कभी होता है ना कि अपन किसी इंसान को जानते हैं, अपने पहचान वाला है ना, दूर से कभी अपने को दिखता है कि ये अपने पहचान वाला है, बट पास आके जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि भैया ये कोई और ही है। दूर से हम देखते हैं कि भैया लगता है कि हाँ यार ये पहचान वाला है, लेकिन पास आके देखते तो लगता है कि पता नहीं करने कौन है, गलती से हमने दूसरे इंसान को देख लिया। तो उस प्रकार से भ्रम होता है, जो वहां भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। ये एक अच्छा अलंकार है, आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, कि ओस की बिंदु, ओस बिंदु मतलब क्या होता है, ओस की जो बिंदु मतलब होता है बूंद, जो ओस की बूंद होती है, ओस की जो बूंद होती है, ओस की जो बूंद होती है इस प्रकार का ड्रॉप होता है, जो बूंद मतलब ड्रॉप होता है, उस ओस की बूंद को जो हंसिनी है, हंसनी होती है, वो जो हंसिनी है वो उस ओस बिंदु बूंद को, ओस की बूंद को क्या समझ रही है, मोती समझ के उसको चुगे जा रही है ना। जैसे एक और है, जैसे प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस की बूंदों में मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि उसको ओस की बूंदों में मोती का भ्रम हो रहा है, कि मैं मोतियों को चुग रही हूँ, कि उसको हंसिनी मोती चुगती है ना, चुगती मतलब कि ऐसे चोंच से अपना उसको खाना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ओस की पानी की बूंद होने, जो ओस बनती है ना, पानी की ओस बनती है, उसकी बूंद को मोती समझ रही है। देखो समझ में आ गया होगा। दूसरा, जान झाम घनश्याम को ना छुटे वन मोर, कि जो वन में, जंगल में जो मोर होने, वो घनश्याम को देखकर, घनश्याम मतलब कि बादल को देखकर, घनश्याम मतलब क्या होता है, बादल, बादल को देखकर वो समझ रहे कि जो बादल है उसमें कौन है, श्याम है। श्याम मतलब कि श्री कृष्ण है। वो बादल में श्री कृष्ण को समझकर नाचने लग गए वो मोर। तो मोर नाचने लग गए, किसको समझकर, बादल को वो श्री कृष्ण समझकर नाचने लग गए। तो उसमें क्या हो रहा है, बादल का भ्रम उत्पन्न हो रहा है श्री कृष्ण में, है ना, कि श्री कृष्ण का उत्पन्न, जो श्री कृष्ण का भ्रम है वो बादल में उत्पन्न हो रहा है। उधर मोती का भ्रम जो है वो ओस में उत्पन्न हो रहा है। आई मेरी बात समझ में। इस प्रकार से चीजें चलती है भैया यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अनुप्रास अलंकार सबको याद होगा, जहां एक शब्द की वर्ण बार बार आता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च छ और ल की आवृत्ति खेल रही थी जलथल में। रघुपति राघव राजा राम, र अक्षर की आवृत्ति यहाँ पर हो रही बार बार, उसको कहते हैं वक्रोक्ति। इस वक्रोक्ति को अच्छे समझना अपने को। वक्रोक्ति का मतलब क्या है, वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति किसी वक्र धन उक्ति के योग से बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और मेढ़ा कथन, है ना, टेढ़ा कथन, टेढ़ा मेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन क्या होता है बेटा, समझाता हूं मैं। टेढ़ा कथन किसे करते हैं, अर्थात जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, कि तुमको क्या बोला है लेकिन सुनने वाला अलग अर्थ निकाल ले, है ना, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंग्यात्मक मतलब किसी को ताना देने के लिए, कटाक्ष और हंसी मजाक के आदि के रूप में किया जाता है। देखो ये जो मैं तुमको उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण सबसे इजी उदाहरण है, एकदम इजी उदाहरण है, बहुत ज्यादा सरल एंड इजी टू राइट है, बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो। ऐसे इसमें बहुत ज्यादा उल्टे मतलब कि बहुत ज्यादा टफ उदाहरण भी जो मैं आपको दे नहीं रहा हूं, है ना। तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मो कहूं बोगू। सीता, यहाँ पे सीता जी और राम जी की बात चल रही है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि मैं सुकुमारी हूं और आप मेरे वन जाने के योग्य हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना। अब यहां पे क्या लग रहा है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचितम मोगो भोगू, कि मैं सुकुमारी हूं, मैं आपके साथ क्यों जाऊं, क्योंकि तुम्हारा तप है ये वन भोगने का, वनवास जाने का, तब की बात चल रही है, मैं क्यों भोगू, इसमें ऐसा लग रहा है। पर इसका एक्चुअल अर्थ क्या है बेटा, दो अर्थ निकल सकते हैं। कि यहां पर सीता राम से कहती है कि मैं सुकुमारी और आप वन जाने के योग्य हैं, तुम्हारे लिए तप का रास्ता उचित है, मुझे भोग के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। यहां सीता कहने का विशेष प्रकार यानी स्वर
के कारण ध्वनित हो रहा है कि मैं ही सुकुमारी नहीं हूं, आप भी सुकुमार है, अतः स्पष्ट है कि यहां वक्रोक्ति अलंकार है। टेढ़ा कथन नहीं है। टेढ़ा कथन मतलब कि उल्टे शब्दों में बातों कहना। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत समझाता हूं, जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाता है। बिंब प्रतिबिंब मतलब कि एक दूसरे के पूरक, जैसे कि जल बिना मछली, जल बिना मछली एक दूसरे के पूरक है कि नहीं है भैया? एक दूसरे का ये बिंब है तो ये प्रतिबिंब है कि इसके बिना ये नहीं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया मियाँ बीबी, क्या बोल दिया मैंने? मियाँ बीबी। तो मियाँ बीबी क्या होता है कि पति के बिना पत्नी नहीं। आई मेरी बात सुनो? राधा कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण नहीं। तो ऐसी चीजें होती है ना, कि जहां पर लिखा है जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। उपमेय मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, उपमान मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। किसकी? जल की तुलना मछली से की जा रही है, तो उपमेय हो गया, उपमान ये हो गया। विशेषण और विशेष्य वाला सिस्टम है ना। अब ये उभय अलंकार का भी एक अंग है। किसका? उभय अलंकार का। तो दृष्टांत अलंकार किसके अंतर्गत आता है? उभय अलंकार के अंतर्गत आता है, जो शब्द और अर्थ दोनों से उसकी शोभा बढ़ाई जाती है। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। सीधी सी बात है भैया कि एक म्यान होती है, उसमें दो तलवारें कभी भी नहीं रह सकती। या फिर किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती है? कि मान लो एक पति है, वो किसी और नारी से प्रेम करता, तो क्या उसकी जो पत्नी है वो ऐसा सह सकेगी? क्या नहीं सह सकेगी। पति पत्नी का जोड़ा, इसलिए मैंने बताया था मियाँ बीवी इधर। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे का प्रतिबिंब, कि इसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं। ठीक है, अब अगला आता है बहुत ही इजी टॉपिक, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, जिसका क्या नाम है बेटा? रस। रस को क्या बोलते हैं? काव्य की आत्मा या प्राण कहते हैं। आत्मा या प्राण कहते हैं, मतलब बेसिकली रस क्या है? काव्य की आत्मा होता है, सोल। क्या होती है बेटा? सोल होता है। रस क्या होता है? सोल होता है, आत्मा होता है। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ते या सुनते समय पाठक, पढ़ने वालों को, श्रोता मतलब सुनने वालों को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हिंदी साहित्य में रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो सब कुछ क्या है बेटा? रस है। और इसके बाद रस के चार अंग होते हैं। रस के अंदर होते हैं चार अंग होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तुमको एक बेसिकली बता देता हूं संचारी भाव। कोई पूछ ले रस के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं, बात खत्म। स्थायी भाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 5 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। स्टार लगा रहा हूं, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट बनता है, किसकी संख्या कितनी होती है। स्थायी भाव 10 प्रकार के होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अनुभाव 5 प्रकार होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहारी, है ना। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब क्या होता है? जो कारण, आलंबन क्या होता है? कारण होता है कि जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होता है। कि मान लो किसी को देख के हमारे मन में लड्डू फूटा, तो जिसको देख के फूटा है वो क्या? आलंबन। और उद्दीपन क्या है? कि उस लड्डू को और क्या कर दिया अपन ने? तीव्र कर दिया। तो स्थायी भाव को जागृत करने वाला, कि भैया किसी दूसरे ने कह दिया कि भैया करते 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 अपने भाव को जो जागृत कर देता है, स्थायी भाव को जागृत कर देता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि मान लो तुमको कैसे समझो, एक लड़की से समझाना पड़ेगा कि भैया लड़की है, एक लड़की है, वो तुमको देख रही है। अब तुम्हारे मन में कुछ प्यार के, कुछ मन में लड्डू फूटा, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल 2 रुपए को 2 लड्डू, ऐसे मन में लड्डू फूट गए तुम्हारे कि भैया मेरे को देख रही है। तो तुम्हारे अंदर प्रेम नामक स्थायी भाव को जगाने वाला कारण कौन बनी? वो स्त्री बनी, या फिर वो लड़की बनी। तो वो लड़की क्या हो गई? आलंबन। अब जो तुम्हारे दोस्त होने 3-4 दोस्त होने, वो तुम्हारे को बड़ा चढ़ाएंगे, चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, भैया चढ़ जा, कि वो तो भैया तेरे को देख रही है, अरे मालिक तेरे को देख रही, देख 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 वो हंस रही भाई, तेरे से पूछ रही थी वो, मेरे से पूछ रही थी तेरा नंबर क्या है, वो तेरे बारे में पूछ रही थी कैसा लड़का है ये वो, मेरे को अच्छा लगता है ये वो करके। तो तुम्हारे अंदर दिल के अरमान किसने जगा दिए? दोस्तों ने जगा दिए। तो दोस्तों ने क्या है? तुम्हारे उद्दीपन हुए, और वो लड़की क्या हुआ? आपके लिए आलम्बन हुआ। तो ध्यान रखना, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं? ये अस्थिर होते हैं, ये जो हमारे हृदय में अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब कि स्थिर नहीं होते हैं। जैसे हमने बोला कभी गर्व, आलस्य, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हमारी क्या होती है? अस्थिर होती है, जो हमारे को कभी कभी हमारे दिल में आती है। लेकिन स्थिर चीजें होती है 10 चीजें, 10 स्थायी भाव होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्थिर होते हैं हमारे दिमाग में। पढ़ते हैं इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूं मैं। रस का सर्वप्रथम वर्णन भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बनती है भैया डेफिनेशन। अभी तुमको 1 मिनट डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूं। डेफिनेशन से पहले आपको ये 10 प्रकार के स्थायी भाव याद करने, कोष्टक वाले नहीं करने, ये जो लिखा हुआ आपको ये करने, श्रृंगार का रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद और वात्सल्य। अभी बोल रहा हूं आपको नोट्स इसके बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नोट्स के लिए बेफिक्र रहिएगा, पूरे टेलीग्राम पे नोट्स आपके अपलोडेड हैं। ठीक है,
नोट्स आपके टेलीग्राम पे अपलोडेड बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया इसमें कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हंसी होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का क्या होता है, विस्मय भय होता है ना, अद्भुत रस का विस्मय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, शांत रस का निर्वेद होता है और वात्सल रस का वात्सलता होता है। तो श्रृंगार रस का मतलब क्या है, देखो बेटा अब तुमको समझाता हूं। तुमको ये सिर्फ 10 स्थायी भाव याद करने हैं। क्या स्थायी भाव करने हैं? 10 स्थायी भाव याद करने हैं। 10 स्थायी भाव याद कर लो और इनके 10 उदाहरण याद कर लो। उदाहरण तो बहुत ज्यादा ईजी है, शायद तुमने पहले भी पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा ईजी है। तो तुमको सिर्फ 10 स्थायी भाव याद करने हैं। तुमने जहां 10 स्थायी भाव याद कर लिए, तुम लोगों ने जहां ये 10 स्थायी भाव याद कर लिए, मतलब ये समझ जाओ, इसका मतलब ये समझ जाओ बेटा कि आपको 10 के 10 परिभाषा याद हो गई। 10 स्थायी भाव से आपकी 10 परिभाषाएं याद हो जाएगी आपको। क्या सर ऐसी क्या गुटी पिलाओगे? देख बेटा अभी श्रृंगार रस का उदाहरण बताता हूं मैं तुमको, तब समझ में आ जाएगा। जैसे श्रृंगार रस है, इसमें क्या लिखा है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 3 प्रकार के अंग हो गए अपने रस के अंग, इनको लिख देना है। उसकी सहायता से पुष्ट होकर जब रति नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब देखिए मैंने क्या करा, एक ये डेमो दे रखा है तुमको, इस श्रृंगार रस की डेफिनेशन याद कर लो। इसके बाद तो तुम भैया पूरा का पूरा मजा जाएगा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 3 अंग लिख दिया अपन ने, इनकी सहायता से पुष्ट होकर जब कौन? रति नामक स्थायी भाव। रति क्या था बेटा? स्थायी भाव था। रति क्या था? इसका स्थायी भाव था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रति। देख अभी यहां पे मैंने बताया था रति, ये रति को अपन ने यहां ऐसा कैसा लिख दिया? स्थायी भाव की जगह पे, और यहां रस का नाम लिख दिया। आगे मेरी बात समझ में? अगर हमको क्या बनाना है? हास्य रस का परिभाषा बनानी है। हास्य रस की परिभाषा बनानी है। हास्य रस की परिभाषा बनाने के लिए क्या करना है? नॉर्मली हास्य इसका क्या है? स्थायी भाव। हास्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे? स्थायी भाव है। हास्य क्या है? स्थायी भाव। अब इस हास्य स्थायी भाव को अपन क्या लिख देंगे? उसकी जगह पे लिख देंगे। किसकी जगह पे लिख देंगे? किसकी जगह पे लिख देंगे भाई? इसकी जगह पे लिख देंगे। देख ये हास वाला, अच्छा तो वेट हास की बनाना है। जैसे लिख दिया विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट होकर जब हास नामक स्थायी भाव परिपक्व हो जाता है तो वह हास्य रस कहलाता है। कुछ भी नहीं करना है, यहां का स्थायी भाव याद रखना है। इसलिए कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेटा 10 स्थायी भाव आपको याद रखने। 10 स्थायी भाव आपने जहां पे याद रख लिए, बस आपका काम पूरा का पूरा डन है, पूरा डन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। और श्रृंगार रस की बात करते हैं वापस भैया। तो श्रृंगार रस का क्या है? कहत, नटत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे बोन में करत है, नैनो नहीं सब बात। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब समझाता हूं। कहत मतलब कहती है, जैसे मतलब दो नायका बैठी हुई है। अब तुमको मैं सबके एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा बार बार, बस तुम इसको समझ जाना, दे दूंगा नोट्स में, तुम लिख लेना पूरे के पूरे, अपने आप रख लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, कहत, नटत, रीजत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात कि दो एक नायक नायिका बैठे हुए हैं आप आमने सामने। पहला, अब उनको बात करनी, आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। पहले इस आईब्रो से करते कहत, तो नायिका उधर से नटत, नायिका मतलब लड़का और लड़की, लड़की इधर बैठी, लड़का इधर बैठा, हॉल में बैठे हैं। फिर लड़का रीझ जाता है, मेरे को बात करनी है, तो लड़की खींच जाती है, अभी साबे ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी मैं। फिर मिलत, अब उनकी फाइनली आंखें मिलती है, नैनो से न टकराए। फिर खिलत, और फिर दोनों जब आंखों में डूब जाते तो खिल जाते, आय हाय ला 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 ला, ऐसा। और लजियात, लजियात मतलब फिर क्या हो जाते हैं? एकदम से शर्मा जाते हैं। अब भरे भवन में मतलब कि भरे उस कमरे में कर रहे हैं, आंखों आंखों में सब कुछ बातें। श्रृंगार रस में सुख और दुख दोनों होता है। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। याद रखना है, संयोग मतलब जहां नायक नायकों का मिलन का वर्णन होता है। जिस प्रकार तुमने लिख दिया बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनिया से देन कहीं नटी जाए। इसका मतलब क्या है? बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को लुकाए मतलब छुपा के रख लिए, सो करे भोनिया से। अब भैया गोपियां उनको देने, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे को दे दो, भोनिया हंसे मतलब भोनियों से, अपने आईब्रो से हंसती जाती हैं गोपियां, और देने को कहते हैं जब कृष्ण जी, तो वो नटी जाए, नटी मतलब कि मना कर देते हैं। तो यहाँ पे संयोग है। वियोग क्या है? जहां पर इन दोनों का बिछड़न का क्या होता है? वियोग की अवस्था होती है ना। तो क्या बोला है इसमें? इसको विपल्लव श्रृंगार भी कहा जाता है। कौन सा श्रृंगार कहा जाता है? विपल्लव श्रृंगार भी कहा जाता है। जैसे लिखा है, हे खग मग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मग नहीं। वो पक्षियों से, हिरणों से सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने कभी मेरी सीता को देखी है? राम जी का बात चल रही है। ठीक है, हास्य रस में क्या हुआ? हास्य रस में कुछ भी नहीं हुआ बेटा, दोनों हास नामक बन गए। अब इसमें भैया दो देता हूं, ये पहला उदाहरण है और ये अपना दूसरा उदाहरण है। 2 उदाहरण देता हूं इसमें, सब परिभाषा समझ गए तुम, बस स्थायी भाव चेंज करना है, नाम चेंज करना है।
मैं महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। वो कह रहा है कि भैया मैं बहुत बड़ा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर मुझे गुस्सा आ जाए नहीं तो मैं कागज को मरोड़ सकता हूं। सिंपल। फिर बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका हो। इसका मतलब क्या है कि बुरा समय है, देखो हंसने वाले भाव आना चाहिए, है ना, हास्य 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 ये चीज है। तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका हो, कि बुरे समय को देखकर गंजा क्यों रो रहा है, क्योंकि गंजे का बाल ही बाका नहीं होने वाला है। तो हंसने वाला कॉमेडी, कॉमेडी है ये। क्या है? कॉमेडी। अब आगे मैंने करुण रस दे रखा है, वही सेम टू सेम, इसको पढ़ लेना। तो इसके एग्जांपल तुमको मैंने दे रखे हैं अच्छे से, कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है ना। करुण रस में शोक आता है बेसिकली। वीर रस में दे दिया मैंने, इससे उत्साह नामक, देखो बहुत बहुत ईजी है, तुमको बस ये याद करना है स्थायी भाव। उत्साह नामक भाव परिपक्व हो गया, वीरस कहलाया। चरचेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। 10th क्लास में आपने रस पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ सारे नोट्स में दे रहा हूं। नोट्स में मैं इसलिए दे रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, बस, है ना। जैसे रौद्र रस में क्या होता है? शोक, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन को जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये आपको डेफिनेट बस एक बार पढ़ लेना, इसको मजे मजे जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है भैया। बस तुमको 10 स्थायी भाव याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? 10 स्थायी भाव आपको अच्छे से याद होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे देखे जब बारात में भूत प्रेत शिव व्याल, थर थर कापे नारी नर, भाग चले सब ब्याल। अब ये क्या है? भयानक रस है। आगे बढ़ते हैं। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है। सेम टू सेम अपना संध्या अलंकार का है। क्या है बेटा? संध्या अलंकार का। वही की वही उठा के यहाँ पे अपन ने चेप दिया, एकदम इजी। संध्या अलंकार, ये संध्या अलंकार वाला, संध्या अलंकार वाला अपन ने सेम टू सेम यहाँ पर दे दिया। संध्या अलंकार को अपन ने सेम टू सेम यहाँ पर चिपका दिया। बहुत इजी है। विभत्स रथ मतलब क्या था? जुगुप्सा, है ना। जुगुप्सा वाला हम भाग हो गया कि भाग घर में लाशे, बाहर लाशे, दुर्गंध होती है सांसें। अगला हो गया शांत रस, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। इजी है। वात्सल्य रस का भैया एक लास्ट उदाहरण है कि भैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पेर सब सका मिली, मेरो मुख लपटायो। बहुत इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए इसके बाद आता अपना छंद। छंद की डेफिनेशन याद करना है। छंद क्या है? छंद छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आदित्य खुश करना। रस की बात करूं बेटा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपका। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है कि भैया रस में कोई सा भी आ सकता है। जिसमें लिख दिया वीर रस किसे कहते हैं, या उन्होंने लिख दिया भैया श्रृंगार रस ही दे दिया, श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस तो बहुत कॉमन है ना। वीर रस, श्रृंगार रस हो गया, कोई सा भी रस से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अलंकार से आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह सकता हूं, या फिर एक आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भ्रांतिमान अलंकार को समझाइए, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया संदेह अलंकार को समझाइए, है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, है ना। और इनमें से आपका जैसे दृष्टांत पढ़ाया मैंने, वक्रोक्ति पढ़ाया, इसमें से आपके क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? 2 नंबर में आपके क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए कितने क्वेश्चन। अब छंद, छंद का भी सिंपल से ही फंडा भैया। इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, प्लस क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो छंद छद धातु से बना है। ये भी यही पूछ सकते हैं कौन सी धातु से बना है। अब जिसका अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, आहादित या खुश करना। छंद का एक शब्द में उत्तर क्या है? आहादित या खुश करना, सीधी सी बात। छंद के प्रणेता, छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल मुनि है। कौन है बेटा? पिंगल मुनि। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इनने क्या लिखा है? छंद सूत्र लिखा है। इन्होंने छंद सूत्र में अपने समस्त छंदों की पूरी व्याख्या करके लिखा हुआ है। किसने? पिंगल मुनि ने। जिस रचना में अक्षरों व मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति तुक लय ताल, यति गति तुक लय ताल, यति गति लुक लय ताल छंद की एक तरीके से संरचना बनती है, उससे सुगठित रचना को छंद कहते हैं। इससे कविता में प्रवाह, संगीत, आत्मकथा तथा प्रभावशीलता आती है। इसमें से ऑब्जेक्टिव ये ध्यान रखना, पिंगल मुनि, अक्षरों मात्रा को। अब कितने किस प्रकार से होते हैं तो ये देख लो आप। छंद के 2 प्रकार माने गए हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक, अच्छा मात्रिक यहाँ पर, वर्णिक भी है। चलो वर्णिक भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो एक हो गया मात्रिक, एक हो गया वर्णिक। वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णिक छंद का मतलब होता है, देखो पहले मात्रिक समझ लो। जहां मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है वहां मात्रिक छंद होता है। जहां वर्णों के आधार पर गणना की जाती है, कहां पे बेटा? वर्णों के आधार पर जहां पे गणना की जाती है वो वर्णिक छंद होता है। वर्णों के आधार पर जहां पर भी गणना की जाएगी वो वर्णिक छंद होगा, और मात्राओं के आधार पर जहां पे भी गणना की जाएगी वहां पर वर्णिक मात्रिक छंद होगा। जैसे सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। इसमें 3 प्रकार होते हैं।
चौपाई, रोला, हरिगीतिका, ये सममात्रिक में, सममात्रिक मतलब कि समान मात्रा, चारों चरण में कैसी होती है, समान मात्रा। जो 4 चरण होते हैं इसमें चारी में समान मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक मतलब कि 2 चरण में समान मात्रा और 2 चरण में एक जैसी मात्रा। मान लो कि जैसे कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा हो गई और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा हो गई। ये 13-13 मात्रा है, 11-11 मात्रा। तो ये तो 4 चरण इसकी छंद की, लेकिन 2 चरणों में अलग सेम मात्रा, 2 चरणों में सेम मात्रा। तो अर्धसम, अर्धसम मतलब कि आधी आधी सम रहेगी, आधी समान। जैसे कि आधे 4 चरण थे, आधे चरण में 11-11 समान थी, आधे चरण में 13-13 समान है। इस प्रकार से हो गया। विषम मात्रिक 56 कुंडलियां जो सभी चरणों में कैसी होती है, अलग अलग, सभी चरणों में भिन्न भिन्न मात्रा होती है। अब मात्रा क्या होती है भैया, लघु ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व भी आता है। लघु में छोटा की मात्रा हो गई, छोटी की मात्रा हो गई, छोटा ऊ की मात्रा हो गई, है ना, एक ही मात्रा हो गई। ये सब क्या होता है बेसिकली, इसमें छोटी छोटी मात्रा आती है, इसमें बड़ी बड़ी मात्रा आती है, बड़ा, है ना, आई, औ, ओ, ऐसी ऐसी मात्रा आती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिस्टम इसमें हो जाता है। अब इसमें आपको कौन कौन से याद करने के लायक है बेटा, तुमको बताता हूं। दोहा याद कर लो, रोला, मुक्त, चौपाई, ये 4 छंद में आपको बता रहा हूं। बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको रोला और मुक्त छंद दिया है। रोला छंद है ना, वो सोरठा भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने प्राइवेट स्कूल के हिसाब से भी ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके उदाहरण प्लस मात्राओं की गणना भी आपको लिख के आनी पड़ती है। मात्राओं की गणना जैसे कि मैं बताता हूं तुमको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने लिखा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब यहाँ पे आपको मात्राओं की गणना कैसी करनी, एक लाइन में ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है मात्रा के लिए, एक लाइन का छोड़ना है मात्रा के लिए, फिर उसके बाद यहाँ लिखना है जय कपीस तीहूं लोक उजागर। तो यहां से क्या समझ में आया अपने को कि बेटा एक लाइन लिखनी है यहाँ, फिर एक लाइन छोड़नी है मात्रा गिनने के लिए। अब इसकी एक लाइन यहाँ पे भी छोड़नी मात्रा के लिए, यहाँ भी छोड़नी मात्रा के लिए। अब इसको कैसे, इसके नीचे गिनना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखो 2 मात्रा लगा दी मैंने, इस तरीके से लगानी, जय कपीस तीहूं लोक उजागर, ऐसा लगाना है। इसको तुम पेंसिल से लिख सकते हो, कुछ गलती हो जाए उसके बाद फेर में पेन से लिख लो। गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चौपाई में 16 मात्रा हो गई, 16 मात्रा। आई मेरी बात समझ में, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये सारी चीजें चलती है। तो आपको इस प्रकार से सारा सिस्टम मैंने बता दिया कि मात्रा किस प्रकार से लिख के आनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मात्रा लिख के आ सकते हो, बहुत ईजी है, इस प्रकार से आप मात्रा लिख के आ सकते हो। ठीक है, अब आता है बेटा काव्य की शोभा करने वाले जो गुण होते हैं। देखो शब्द गुण और काव्य गुण आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है बेटा। शब्द गुण काव्य गुण आपको जो पूछ रहे हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही गुण कहलाते हैं या काव्य गुण कहलाते हैं, है ना, तथा उनका अत्यधिक प्रयोग करना। अब शब्दों का जो धर्म, जो शब्दों की शोभा करने वाले धर्म, ओनली धर्म क्या कहलाते हैं, शब्द गुण कहलाते हैं। लेकिन उनका ज्यादा प्रयोग कर देना अलंकार में जाता है। अब शब्द गुण की परिभाषा हो सकती है कि जिस प्रकार मानव के शरीर में दया, प्रेम, परोपकार, वीरता, सच्चरिता इत्यादि गुण पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला गुण होता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का मतलब सीधा भैया, माधुर मतलब कि माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित नहीं गधे। माधुर्य मतलब कि तुमको ऐसा लग जाए किसी भी चीज में मधुरता, क्या आ जाए बेटा, किसी चीज में मधुरता, क्या आ जाए, मधुरता। मधुरता का मतलब क्या, अगर आपको किसी प्रेम की बात चल रही हो, प्रेम सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य इसकी बात चल रही हो, शांत की बात चल रही हो, मधुरता आ जाए सुन के, है ना। तो प्रेम सौंदर्य कब आता है, जैसे लिखा है कि माधुर्य गुण का अर्थ है मधुरता या मिठास। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा 1 चम्मच चीनी खाने के बाद जो सा उदाहरण लिख दोगे माधुर्य गुण हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, है ना। यह काम एक ऐसा गुण है जो हृदय में प्रेम, सौंदर्य और आनंद का अनुभव करवाता है, शांत का नहीं, आनंद का अनुभव करवाता है। इस गुण वाले काव्य को पढ़ने या सुनने से मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। यह चीज समझना कि माधुर्य गुण विशेष रूप से श्रृंगार में, शांत में और करुण रस में, श्रृंगार, शांत और करुण रस इन तीनों में पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, श्रृंगार, शांत और करुण रस तीनों में पाया जाता है। ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी नहीं मेरी बात?
जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, जैसे आप यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ये, यहाँ पे आप श्रृंगार रस का एग्जाम्पल लिख सकते हो। किसका लिख सकते हो? श्रृंगार रस का एग्जाम्पल आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। कहत नटत खिजत वाला है, बतरस लालच लाल की ना, अभी इसके पहले बताया था ना बतरस लालच लाल की, जैसे अपना वो संयोग श्रृंगार वाला, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था संयोग श्रृंगार लिख दो या फिर कहत नटत लिख दो, उसमें ऊपर नीचे हो गया, बट आप समझ सकते हो उसको, ईजी है। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हिल गया है। ओज गुण देखो, ओज गुण का ध्यान रखो। ओज गुण का मेन क्या होता है? ओज गुण में कौन सा धर्म पाया जाता है? उत्साह। सीधी सी बात है, उत्साह या वीरता का भाव पाया जाता है। वीरता का भाव से क्या मतलब भैया? सीधे वीर रस का एग्जाम्पल लिखे आओ। कौन से रस का लिखे आओ? वीर रस का एग्जाम्पल लिखे आओ, बात खत्म। मतलब एक चीज से आपकी कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही देख लो आप। जैसे लिख दिया वीरता का प्रदर्शन, जिसको पढ़ने या सुनने में हृदय में उमंग उत्साह का संचार होता है। अब ये कौन कौन से गुण किसमें? वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में और विभत्स रस में, 4 प्रकार के रस में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। शब्द गुण का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। या वीर रस में कौन सा शब्द गुण पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है। श्रृंगार रस में कौन सा गुण पाया जाता है? माधुरी गुण पाया जाता है। इस प्रकार से आपको आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये से विभत्स रस में कौन सा गुण पाया जाता है? तो ओज गुण पाया जाता है। ये चीज आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब इसमें वीर रस का एग्जांपल, चढ़ चतक तलवार पर करता था भूतल पानी को, ये लिख के आ सकते हो। लास्ट आता है अपना गुण प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का मतलब क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। जिस काव्य को पढ़ते समय वह हृदय पर छा जाए। प्रसाद गुण का अर्थ है काव्य में ऐसी सहजता और स्पष्टता जिससे पाठक या श्रोताओं को तुरंत समझ आ जाए, हृदय में शांति का अनुभव हो जाए। जैसे इसमें लिखा है कि तन भी सुंदर मन भी सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, कि तन भी सुंदर हो जाए, मेरा मन भी सुंदर हो जाए, मेरा जीवन भी सुंदर हो जाए। नेक्स्ट लिखा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, मतलब जिसकी जैसी भावना रहती है वो प्रभु की मूर्ति वैसी देखता है। मतलब नॉर्मल, शांत, अच्छा, सब तुरंत समझ में आने वाला, निर्मलता प्रदान करने वाला, बहुत ही अच्छा अपना माना जाता है ये। अब अगला टॉपिक आता है शब्द शक्ति किसे कहा जाता है। अगला टॉपिक क्या आता है बेटा? शब्द शक्ति किसे कहा जाता है, शब्द शक्ति क्या होती है। तो हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए, उसकी फील को समझने के लिए कि उसका क्या भाव है, कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य, उसकी फीलिंग को समझने के लिए, उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए जो शब्द शक्ति कहा है ना, शब्द का यूज होता है जो शब्द शक्ति कहती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है, जो कि बहुत इजी आपका एग्जाम्पल का डेफिनेशन बन के आ जाती है। अभिधा वे वाक्य जिनका साधारण अर्थ और भावार्थ समान होता है। समझो, साधारण अर्थ मतलब कि बोलने का मतलब, और भावार्थ मतलब उसका क्या भाव निकल रहा है, उसका फीलिंग क्या, उसमें फील क्या किया है, वो एक जैसा हो, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें जो भाव उत्पन्न होता है वो होता है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ मतलब कि इसमें जो भाव होता है वो वाच्यार्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अभिधा शब्द शक्ति में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वाच्यार्थ। ये मतलब क्या ना, समान भाव, वाच्यार्थ उत्पन्न होता है। हिंदी एक भाषा है, यह मेरा घर है। अब इसमें क्या है? साधारण अर्थ और भावार्थ दोनों कैसा है? सेम टू सेम है। साधारण अर्थ और भावार्थ कहता है दोनों का दोनों सेम टू सेम है, कि हिंदी एक भाषा है, इसका क्या है? साधारण अर्थ, और यह मेरा घर है, इसका भावार्थ दोनों क्या निकल रहा? सेम निकल रहा है। कि हिंदी एक भाषा है तो उसको अर्थ में अपन भाषा को भाषा ही कहेंगे, कि हिंदी एक गाय नहीं बोलेंगे। अब हिंदी एक भाषा है का मतलब क्या निकल रहा है? भावार्थ। भावार्थ क्या निकल रहा है? कि एक भाषा है। अब इसको भाषा बोलेंगे, हिंदी को लड़की तो बोल नहीं सकते, तो सीधी सी बात, इसका अर्थ और भावार्थ सेम निकले, अलग अलग नहीं निकले, बस इतनी सी बात है। अब यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इसमें बता दिया अर्थ भी मेरा निकल रहा है, मेरा घर है, भावार्थ भी सेम टू सेम निकल रहा है, मेरा घर है, बात खत्म। लक्षणा क्या होती है? वह वाक्य जिसमें क्या हो? साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न भिन्न हो, दोनों अलग अलग हो, उन्हें लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें उत्पन्न भाव को लक्षार्थ कहते हैं। ये आ गया, लक्षार्थ कहते हैं। इसलिए रामू शेर है, तो यहाँ शेर का लक्षण बहादुरी है। यहाँ पे लिख दिया मैंने सोहन गधा है। क्या लिख दिया मैंने? सोहन गधा है, तो गधे का अर्थ यहाँ पे क्या है? मूर्ख है। अब देखो, शेर का मतलब जानवर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ गधा है। चलिए, व्यंजना क्या होती है? व्यंजना का मतलब वाक्य तो साधारण होता है, परंतु पाठक श्रोता अपने अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। या वाक्य सेम रहेगा, लेकिन पाठक, पढ़ने वाला, सुनने वाला अपने अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल लेगा, है ना। तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें उत्पन्न भाव व्यंग्यार्थ होता है। तीनों इजी है बेटा, बहुत इजी है। जैसे घर गंगा में है, तो घर गंगा के समान पवित्र है, स्वच्छ है, कैसा है? गंगा नदी किनारे पे है, गंगा नदी के बीच में है, गंगा नदी के समान अच्छा है, कैसा है? और इसके जैसा तुम तो बृहस्पति हो, तो ये इसमें बृहस्पति बड़े के लिए यूज कर रहा है, गुरु के लिए। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर क्या होता है? लक्षणा तक में अपन ने ये शब्द शक्ति को पूरा का पूरा शक्तिमान कर लिया है।
तो ये शब्द शक्ति होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं भैया, जिसमें अपना ये है महाकाव्य खंडकाव्य। महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या होता है, काव्य के भेद है ना, अपन पढ़ते हैं ना काव्य के भेद। काव्य के भेद में से क्वेश्चन है प्रबंध और मुक्तक काव्य, प्रबंध में महाकाव्य खंडकाव्य है ना, आख्यान गीतियां, इस प्रकार से 3 आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये अंतर होता है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए, जो कि आपको बहुत बार मैं बता भी चुका हूं, याद भी होगा मोस्टली बच्चों को, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन होता है, समग्र रूप मतलब कि पूरे के पूरे जीवन का चित्रण होता है। वहीं पे खंडकाव्य में किसी जीवन की एक घटना का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब क्या होता है, अध्याय, कि महाकाव्य में उससे 8 से अधिक अध्याय होते हैं, है ना, 8 या उससे अधिक, 8 होते हैं उससे अधिक, जैसे रामचरितमानस उसमें 8 अध्याय है, जैसे वही लंका कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, बाल कांड, है ना, उत्तरकांड। जो खंडकाव्य में एक ही सर्ग होता है, मतलब एक ही अध्याय होता है। इधर बोलते हैं इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य के लिए आवश्यक नहीं है इसमें अनेक छंद का प्रयोग हो। इसमें शांत वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, इसमें श्रृंगार व करुण रस प्रायः प्रधान होते हैं दोनों। इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका उद्देश्य ही क्या होता है, महान होता है। प्रमुख महाकाव्य क्या है, रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामायनी। इधर प्रमुख खंड का पंचवटी, जयद्रथ, सुदामा चरित आदि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर आता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश होता है, लोकोक्ति क्या होता है, पूर्ण होती है। वाक्यांश मतलब ये वाक्य का अंश होता है, इसको वाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है, और उसको वाक्य के साथ प्रयोग करो जरूरी नहीं है। मुहावरा किसी वाक्यांश से जुड़कर भाव प्रकट करता है। लोकोक्ति अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता, लोकोक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। लोकोक्ति का एक लिख दो कि जैसे लोकोक्ति का कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उधर मैं मुहावरे का एक उदाहरण लिख के आ सकता हूँ। अब एकांकी और नाटक बेसिकली बेटा ये गद्य साहित्य के इतिहास में से आपको पूछा गया, किसके इतिहास में से, गद्य साहित्य के इतिहास में से। अब देखो गद्य साहित्य का इतिहास आपको लर्न करना है पूरा, तो यहाँ एंड टाइम पे तुम बोलोगे सर सब कुछ पढ़ा दो, तो पूरा तो पॉसिबल नहीं है बेटा, खुद की मेहनत भी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, गद्य साहित्य का इतिहास बेसिकली क्या होता है बेटा, तुमको यहाँ ध्यान रखना, जैसे एकांकी है तो एकांकी के तत्व होते हैं, एकांकी के तत्व होते हैं, इनके तत्व याद रखना, 8 तत्व 6 तत्व जो भी होते हैं। नाटक के तत्व होते हैं, है ना, नाटक एकांकी, कहानी के तत्व होते हैं, कहानी, है ना, इनके तत्व याद करने, और साथ साथ एकांकीकार का नाम हो गया, जैसे इनकी जो रचना लिखते हैं ना, जैसे एकांकी किसी ने एक लिखी हो तो 2 रचना याद करना है, और 2 कवियों के नाम साथ साथ में आपको याद करना है। एकांकी के हो गए, नाटक के हो गए, इनके कवि और इनकी रचना भी आपको, रचना और रचनाकार के नाम भी आपको याद करना है। एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त मतलब छोटी होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत मतलब कि बड़ी होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, कम मतलब कि पात्र इसमें कम यूज किए जाते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। दीपदान राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित एक कहानी है, देखो एकांकी, सॉरी देखो मैंने बता देना, राजकुमार वर्मा की एक दीपदान, ऐसी आपको याद करना है, ये एकांकीकार का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक नाटक है, तो नाटक आपको यहाँ पे याद करना है। ये इंपॉर्टेंट भैया बनते हैं, क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये चीजें, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जीवनी और आत्मकथा में क्या है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, किसी महापुरुष है उसके जीवन पर लिखी जाती है, और जो आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। आत्मकथा क्या होती है, स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। और जीवनी जो होती है बेटा वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, कि सत्य घटना भैया, किसी घटना है, सत्य घटना है। और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, आत्मकथा भैया काल्पनिक। जीवनी क्या है, जीवनी में इंसान क्या होता है, किसी महापुरुष के सामने बैठकर तटस्थ लिखता है, और आत्मकथा में लेखक की जो व्यक्तित्वता झलकती, व्यक्तित्व मतलब कि जो इंसान को याद आ रहा है उसकी संस्मरण शक्ति के हिसाब से वो लिख देता है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा प्रेरणादायक हो या नहीं हो ऐसा, क्योंकि ये महापुरुष की है ना, महापुरुष की जीवनी लिखाई जाएगी तो हमेशा क्या प्रेरणा देगी, प्रेरणा मतलब एक इंस्पिरेशन देगी, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। लेकिन आत्मकथा में ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान कुछ सिखा के जाए, कुछ इंसान कुछ सिखा सकता है, कुछ इंसान की कुछ खामियाबी होती है, ठीक है, तो उस प्रकार से ये अलग सीन चलता है। राजभाषा और राजभाषा की बात कर ले अपन। राजभाषा किसी भी देश की कामकाज की भाषा होती है, कामकाज की भाषा बोल दो सरकारी भाषा, सरकारी भाषा होती है राजभाषा। अब देखो राजभाषा का बेसिकली ये सिंपल सा फंडा है कि जो राजभाषा है वो किसी स्टेट में चलती है, कहीं में चलती है, स्टेट में, राज्य में, राज्यों की होती है राज्य भाषा, राज्यों में चलती है ये, है ना।
जैसे मतलब महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, गुजरात में गुजरात चल रही है, वेस्ट बंगाल में बंगाली चल रही है, तमिलनाडु में तमिल चल रही है, केरल चल रही है, कन्नड़ चल रही है ना। साथ साथ राजभाषा की मान्यता मिलने से उस भाषा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। राजभाषा क्या होती है? नेशनल लैंग्वेज। राजभाषा विकसित होती है, देश के बहुसंख्यक लोग इसकी भाषा होती है। भाषा राजभाषा दूसरे देश से संपर्क स्थापित करने सेतु का कार्य करती है, ब्रिज का काम करती है। अब आता है पद्य साहित्य का इतिहास। बेटा इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, जिसमें आपका आदिकाल, वीरगाथा काल बोलते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल बोलते हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल। कब से कब तक है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। संवत से सन में आपको बदलना हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2025 अभी चल रहा है, इसको आपको संवत में कन्वर्ट करना है, संवत में कन्वर्ट करना है तो इसमें 57 जोड़ देना। 57 जोड़ दोगे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा? संवत में जाएगा। और अगर आपको संवत से सन में कन्वर्ट करना है तो आप 57 को माइनस कर सकते हो सीधा सीधा, है ना। तो भैया क्या करा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि हिंदी साहित्य का श्री गणेश कब माना है, किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है और 1050 से माना है। इसकी अवधि भी आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी अवधि इंपॉर्टेंट है। इसमें आधुनिक युग बेटा, आधुनिक काल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमारी ये 6 चीजें आती है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी एंड नई कविता। इन सब की विशेषता आपको पूछी जाएगी। इन सब की 4 विशेषता याद करके जाना, मिनिमम इनकी 4 विशेषता याद करके जाना। 4 विशेषताओं के साथ साथ 2 रचना और रचनाकार के नाम, 2 रचना और रचनाकारों के नाम, 2 रचना और 2 रचनाकारों के नाम आपको आगे याद करके जाने हैं बेटा, ये आपको करना है। भाव पल्लवन में क्या होता है? भाव पल्लवन बेसिकली बेटा आपको एक लाइन में आपको क्या दे रखेंगे, जैसे कुछ भी आपको एक लाइन दे दी, उसको आपको कम से कम 6 से 8 पंक्ति में आपको लिखना है, 6 से 8 लाइन में उसको एक्सपांड करना है। पल्लवन मतलब क्या है? विस्तार से लिखना, भाव विस्तार करना, या फिर इसको मैं बोल दूं एक तरीके से एक्सपांड करके लिखना। काय के लिखना? एक्सपांड करके। जैसे 2 एग्जांपल दे रहा हूं, बेर क्रोध का 4 है मुरब्बा। अब पहले इसको समझो, क्योंकि इसमें लोकोक्ति हो सकती है, इसमें लोकोक्ति हो सकती है, इसमें मुहावरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनको समझना है। यदि क्रोध आम है तो बेर उसका 4 मुरब्बा है। जिस प्रकार आम की अपेक्षा 4 मुरब्बा अधिक समय तो उपयोग में लाया जा सकता है, उसकी अधिक टिकाऊ होता है, उसी प्रकार से बेर जो है वो क्रोध का स्थायी रूप है। वास्तव में जो क्रोध तत्काल प्रदर्शन होने से रह जाता है वो समय आने पर कुछ अवधि बेर बनकर निकल जाता है। इसी प्रकार मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये नोट्स में आपको दे दूंगा, इसको आप पढ़ सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आता है सार संक्षेपण। क्या आता है? इसका उल्टा। सार संक्षेपण जो होता है इसका उल्टा होता है। सार संक्षेपण में उल्टा क्या होता है? सर उल्टा कुछ भी नहीं होता है। वहां पे एक लाइन थी अपने पास, एक लाइन अपने को दे रखी थी, एक लाइन के हिसाब से अपने अपन 6 से 8 बना रहे थे भाव विस्तार में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको 6 से 8 लाइन दे रखेगी, या फिर आपको एक अपठित बोध दे रखेंगे, वो अपठित बोध दे रखेंगे। ये दोनों बेसिकली और में आते हैं। एक अपठित बोध दे दिया आपको यहाँ पर, जैसे 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 लाइन का दे दिया। अब इसका सार बताना है। सार संक्षेपण मतलब क्या होता है? समरी बतानी है। क्या बतानी है बेटा? समरी बतानी है। अब समरी तो यूं बता सकते हो तुम, समरी कैसे बतानी है? अगर मान लो ये 8 लाइन में, मोटा मोटा कितनी लाइन में? 8 लाइन में, तो उसको 3 से 4 लाइन में इसको कंपाइल कर दो। या 8 लाइन में लिखा है, 7 लाइन में लिखा है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये कोई फिक्स असेट नहीं है, कि फिक्स चीज नहीं है कि भैया मैंने फिक्स बता दी ये है तो यही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कैसा भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं भैया कि जो मैंने फिक्स बताया ये ऐसा है तो ऐसे ही आएगा, नहीं। कि भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं हैं जिनके कारण ये है। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं तुमको, क्या करना है। जैसे मान लो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन है। अब ये जो 8 लाइन है, इस 8 लाइन का अपने को सार संक्षेपण करना है। क्या करना है? सार में संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब कि इसको छोटा करके लिखना है। सार संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करके लिखना। देखो इसकी विशेषता पूछते तो ध्यान रखना है ना। इसको कैसे लिखना? संक्षिप्त में लिखना। किस में लिखना? संक्षिप्त में लिखना। संक्षिप्त में किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी गद्यांश पद्यांश को, अपठित बोध को सार करके, मतलब उसकी समरी को संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट में करके लिखना, ये सार संक्षेपण कहलाता है। जैसे 8 लाइन में दे रखा है, अपने को मान लो 4 लाइन निकालनी है इसमें से, ठीक है, 4 या 3 लाइन निकालनी है। 3 का दिखाता हूं। ऊपर की पहली लाइन निकाल लो, 20 की 1 लाइन निकाल लो, लास्ट की 1 लाइन निकाल लो, और इन तीनों लाइन का एक समरी बना लो अपने दिमाग में। इन तीनों लाइन को एज इट इज मत लिखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इसको अपने अनुसार लिख दो। एज इट इज भी लिख लोगे तो अच्छा है, लेकिन फॉर अ गुड साइड, फॉर अ सेफर साइड, आप लोग क्या करो, उसको अच्छे से पूरा ऑब्जर्व कर लो और अपने भाषा में लिख के आ जाओ, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। उसमें पकड़ने के चांस कम रहते हैं ना तुम्हारे। तो भारतीयों ने देखो, अब यहाँ पे अपन ने गौरव में अतीत के बारे में पूरा का पूरा लिख दिया। इस प्रकार से संक्षेपण होता है। ये संक्षेपण का इसका उत्तर था पिछली बार का, ये इसका उत्तर कहलाता है। आगे बात समझ में, ये हो गया भैया। इसके बाद आता कुछ संवाद आता भैया। संवाद लिखते हैं। संवाद क्या होता है बेटा? 2 लोगों के बीच में की गई बातचीत, 2 लोगों के आपस में की गई बातचीत, 2 लोगों के आपस में की गई बातचीत जो थी बातचीत। बातचीत का मतलब क्या होता है?
बातचीत, कन्वर्सेशन, यार सीधी सी बात है। तो व्हाट्सअप चलाते व्हाट्सअप, आपने लिखा हाय, उसने लिखा यहाँ से बेटा हेलो, फिर आपने लिखा, उनने लिखा फिर भैया क्या कर रहे हो, तुमने लिखा कुछ नहीं, तुम बोल रहे हो खाना खाया, बोला हाँ खा लिया, ये हो गया, बोले हाँ हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये क्या होता है? संवाद होता है। संवाद में हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपको दो इंसान चाहिए रहते। कितने इंसान चाहिए रहते? 2 इंसान। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का आप एक पढ़ो टॉपिक कि उसमें किस टॉपिक पे संवाद लिखना है। सबसे इजी चीज है ये, सबसे इजी चीज, क्योंकि ये आती है आपकी राइटिंग स्किल में, काय में आती है? राइटिंग स्किल में। अब इसको आप राइटिंग स्किल कैसे इनहेंस कर सकते हो? सीधी सी बात है भैया, ये मैं उदाहरण जो दे रहा हूं बेटा, ये कोई फिक्स उदाहरण नहीं, फिक्स उदाहरण है मतलब ऐसा है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में जो भी मिले उस पे आप लिख के आ सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कि सेम टू सेम आएगा, ये हालांकि पहले आ चुका है, उसके बाद भी आ चुका है, लेकिन ये एक मॉडल दे रखा है मैंने कि इस प्रकार से आपको आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि क्रिकेट के खेल के विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अब 2 मित्रों के नाम नहीं दिए तो कुछ भी अपने नाम से नाम, अपने मन से नाम ले सकते हैं। अमन ऋषि, कि भाई ऋषि आजकल क्रिकेट कुछ अधिक ही चल रहा है। मतलब पहले क्या करना है, जब भी संवाद लेखन आपके पास आएगा, आपको स्क्रिप्ट सोचना है, दिमाग में सोचना है कि हाँ चलो ये मैं लिख सकता हूँ इसमें, ये लिख के उसको पूरा का पूरा बम कर देना है। बम कर देने का मतलब क्या है? उसको वहां पे ऐसा कैसा लिख देना है बिना किसी कंफ्यूजन के। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। आपको पहले स्क्रिप्ट सोचनी है, स्क्रिप्ट सोच के आपको लिखना भैया जो भी दो अपने टॉपिक में अपने को बताया गया है। अब वाक्य परिवर्तन में क्या है बेटा? वाक्य परिवर्तन से पहले मैं तुमको वाक्य के बारे में कुछ बता देता हूँ। वाक्य के बारे में बता देता हूँ। वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। हमारे को 2 प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। हमारे को 2 प्रकार के वाक्य कैसे कैसे बताए गए हैं। एक होता है बेटा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर। और एक होता है इधर वाक्य अपना किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब वाक्य परिवर्तन, वाक्य तो आता ही है शुद्धिकरण, लेकिन ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर में क्या सिस्टम है? देखो, रचना कितने कितने वर्ण है? 3 वर्ण है। मतलब क्या? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अर्थ से अ और अ से क्या होता है? 8। तो 8 प्रकार के क्या हो गए अपने? क्या हो गए? अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के। अब रचना के आधार पर पहले बात कर लेते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये होते हैं अपने 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जहाँ पे साधारण वाक्य होता है, साधारण अर्थ होता है। संयुक्त वाक्य मतलब कि जो समुच्चय बोधकों के द्वारा जुड़े जाते हैं, जैसे और, या, लेकिन, परंतु। मिश्रित मतलब कि जहाँ एक मुख्य उपवाक होता है तथा दूसरा क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है, दोनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब ये 8 प्रकार में कौन सा होता है? विधि सूचक होता है, विधि सूचक होता है। 8 प्रकार के कौन से? विधि सूचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, विस्मयादिवाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, है ना, विस्मयादिवाचक तो हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे अपने 8 प्रकार के जो होते हैं, संबंधवाचक हो गया, है ना। तो ये सब जो 8 प्रकार के अपने होते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है कि तुमने खाना खाया, नहीं मैंने नहीं खाया, क्या उसने खाया, खाया, है ना, शायद वो आ जाएगा, संभव तो आ जाएगा। तो इसमें अपने को पता चलता है कि कैसे कैसे प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे कि यहाँ बताता हूँ मैं तुमको, देखो, मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है कि अब मुझसे मिल लेना, परंतु, ये लग गया परंतु। संयुक्त वाक्य में तुमको बताया था समुच्चय बोधक लग जाते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है? समुच्चय बोधक मतलब कि और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, ऐसे से निकल जाते हैं ना। शीला रोज पढ़ने आती है, इसको आज्ञार्थक बनाना, आज्ञावाचक बनाना। तो शीला तुम रोज पढ़ने आया करो, तो आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञावाचक 8वां प्रकार हो गया, है ना। लता गा रही है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या लता गा रही है? आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसको बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। ये पूछे जाते हैं। बिना अर्थ बदले नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कि हवा में उड़ना कठिन है, इसको नेगेटिव बनाना, लेकिन अर्थ नहीं बदलना है।
तो कठिन नहीं है, पर अगर लिख देंगे अपन कठिन नहीं है तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, पर वो बोल रहा कठिन है लिखना, तो क्या लिख देंगे, सरल नहीं है। जैसे लिख दिया कि वह मेरा दोस्त है, अब इसको बिना अर्थ बदले नेगेटिव बनाओ तो वह मेरा दुश्मन नहीं है, सीधी सी बात। हिंदी कठिन है तो लिख दो हिंदी आसान नहीं है, सीधी सी बात हो गई है ना। वह बुरा है वो लिख दो कि वह अच्छा नहीं है, बात खत्म हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमारा लिटरेचर पार्ट स्टार्ट करते हैं भैया। यहां से आपका लिटरेचर पार्ट स्टार्ट होने वाला है और इतना भैया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये ग्रामर अपनी पूरी यहां पर खत्म हो चुकी है। अब इसमें आपको लिटरेचर पार्ट में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब लिटरेचर में कुछ भी नहीं बेटा, इसके पहले एक और चीज रह जाती है अपनी, इसके पहले एक और चीज क्या रहती है, निबंध। निबंध है बेटा, आपको निबंध को भी अच्छे से ध्यान देना है। निबंध में अपना है कि जीवन में खेलों का महत्व है ना, खेलों का महत्व हो गया, खेलों का महत्व हो गया है ना। विद्यार्थी में अनुशासन, विद्यार्थी में अनुशासन वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत भी एक इंपॉर्टेंट आपका निबंध बनता है भैया। स्वच्छ भारत भी एक इंपॉर्टेंट ही निबंध है, मतलब कि एक तरीके से आपको स्वच्छ भारत का निबंध भी पूछा ही जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है ना। और इस स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत अभियान हो गया है ना। जल ही जीवन हो गया है ना, जल ही जीवन भी आपका जल जल वाले पूछते, जल ही जीवन हो गया। वनों के महत्व हो गए, वनों के महत्व हो गया है ना। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। स्वच्छ भारत अभियान वाला हो गया, स्वच्छता कुछ भी होगा, दोनों इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकते हैं है ना। या फिर वो कन्या वाला आ सकता है ना, या फिर सॉरी निःशुल्क कन्या वाला आ सकता है। और मैं इसमें कह दूं कि भ्रूण हत्या एक पाप, भ्रूण हत्या एक पाप वाला आ सकता है ना। दहेज प्रथा वाले में आ सकता है निबंध। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। या फिर जो विज्ञान वाला निबंध, विज्ञान के चमत्कार वाला सिस्टम है, जो विज्ञान के चमत्कार है, या धार्मिक त्यौहार लेके चल लूँ मैं, यहाँ पे धार्मिक त्यौहार की बात कर लूँ मैं, है ना। ये सब भी आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आते हैं हमारे भैया कहाँ पर, लिटरेचर पार्ट में आते हैं, जहाँ पे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्या चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, नमक का दारोगा स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सब सब्जेक्ट की मतलब सब चैप्टर की थोड़ी थोड़ी समरी बताऊंगा। समरी के बाद आपके प्लस आईएमपी क्वेश्चन भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। समरी के बाद आईएमपी क्वेश्चन में बताऊंगा आपके, ठीक है। तो समरी क्या है इस चैप्टर की, देखो ये सबसे पहले गद्य वाले पार्ट से आता है, अपना गद्य खंड से आता है। गद्य खंड से इसकी क्या है, नमक का दारोगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, वंशीधर नाम का आदमी होता है, वंशीधर नाम का आदमी होता है। इसमें एक है आलोपीदीन, एक आलोपदीन है ना, एक वंशीधर है। दो प्रकार कैरेक्टर है भैया। वंशीधर क्या है, वंशीधर बेचारा बहुत ज्यादा क्या होता है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है। वो चाहता है कि उसे एक नौकरी मिल जाए, लेकिन वहीं पर उस टाइम पे पहले के जमाने में वहां पर एक फैक्ट्री खुली थी नमक की, है ना। तो नमक की फैक्ट्री में उसको दरोगा पद चाहिए था। तो वह दरोगा मतलब कि एक तरीके से इंस्पेक्टर के पद पे क्या होता है, नियुक्त हो जाता है। अब जब वह इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त होता है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है आलोपीदीन से। आलोपीदीन कौन है भैया, आलोपीदीन एक ऐसा है कि वो बहुत बड़ा क्या है, व्यापारी है, और गांव में उसकी सब लोग मानते हैं, और वो इलीगल धंधा करता है। वो नमक की बोरियों का इलीगल धंधा कर रहा था। एक दिन वो नदी के सामने से गुजर रहा था, एकदम से अपना वंशीधर भैया उठे, उन्होंने देखा कि आलोपदीन अपनी बैलगाड़ियों में नमक की तस्करी करके ले जा रहा है। अब उसने आलोपदीन को पकड़ लिया। आलोपदीन ने उसको रिश्वत देने को दिया, लेकिन उसने रिश्वत नहीं ली, क्योंकि वंशीधर क्या था, एक ईमानदार था और एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी था। कर्तव्यनिष्ठ आदमी था और ईमानदार भी साथ साथ था। तो ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठता को देखकर भैया आलोपदीन एकदम से शौक रह गया कि भैया ये एक तरीके से कैसे इतना ईमानदार है। अब उसने क्या करा, आलोपदीन को जेल में डाल दिया। वंशीधर क्या था, एक दरोगा था, उसने आलोपदीन को जेल में डाल दिया। अगले दिन और ये सब देख के क्या हुआ, ये खबर रातों रात फैल गई भैया, है ना। अब ये सब देख के क्या हुआ भैया, आलोपदीन ने एक वकील हायर करा, उसने कोर्ट में सबको खरीद लिया, जज तक को भी उसने खरीद लिया अपने पैसों के बल पे। और दारोगा जो था अपना वंशीधर, उसकी जॉब पूरी की पूरी निकल गई। अब जॉब जाने के बाद उसके जो पिता है, उसके पिता चाहते थे, वंशीधर के पिता, कि ये उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा ले। उल्टे सीधे काम मतलब कि ये भी थोड़ा वसूली करके या फिर थोड़ा बहुत कहते हैं ना पुलिस वालों की ऊपरी कमाई करके या थोड़ा ऐसा पैसा कमा ले। लेकिन वो चाहता नहीं था कि मैं ऐसे पैसे कमाऊं। फिर क्या हुआ भैया, एक दिन आलोपदीन उनके घर पर आए। आलोपदीन उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और उन्होंने वंशीधर को एक सुझाव दिया, एक एग्रीमेंट दिया, साइन करवाया कि आप मेरी पूरी संपत्ति का चीफ मैनेजर बन जाइए। तो उसको चीफ मैनेजर बना दिया गया। तो इस प्रकार से उसकी जीत हुई भैया। तो पढ़ लेंगे भैया, नमक का दौरा कहानी में मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए कहा गया है क्योंकि
चांद की तरह ही जो मासिक वेतन होता है, मंथली सैलरी होती है, वो एक ही दिन मिलती है। और नित्य खर्च, हमेशा खर्च होते रहने से क्या होती है, वो धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस वजह से कहा गया है। आगे बढ़ते भैया कि नमक का दरोगा कहानी से हमें क्या संदेश देना चाहता है कि कहानी में वंचित जैसे आदर्शवादी व्यक्तित्व को तत्कालीन समाज में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असत्य संघर्ष करते हुए दिखाया है। यहाँ आज का कटु सत्य है कि भ्रष्ट आचरण करने वालों को सम्मान मिलता है, उनका डंका बजता है। अंत में सत्यनिष्ठा रखने वाले को असत्याचारी आलोक दिन पूरा सम्मान देता है। इस दृष्टि से कहानी में असत्य पर सत्य की विजय हुई है ना। उसमें युवा पीढ़ी को असत्य पर आधारित भ्रष्ट आचरणों से संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी गई है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब क्या है कि रात को लोग सोए हुए थे, लेकिन पंडित आलोक दिन के गिरफ्तार होने की खबर रातों रात सब जगह फैल गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति का वास्तविकता को प्रकट करता है। तो समझो भैया, लड़कियों का समाज में पराया धन माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने ऊपर बोझ समझा जाता है। लड़की के बड़े होने पर माता पिता को उसकी शादी के लिए चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी शादी में बहुत सारा धन दहेज के रूप में देना पड़ता है। यह वाक्य इसी स्थिति को दिखाता है, ठीक है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला आ गया भैया मियां नसीरुद्दीन। कौन आ गया बेटा? मियां नसीरुद्दीन। अच्छा, मियां नसीरुद्दीन को भैया कितनी 56 प्रकार की रोटी बनाना आती थी भैया, 56 प्रकार की रोटी इसको बनाना आती थी। अच्छा, इस चैप्टर के लेखक कौन है भैया? लेखक का नाम एकदम कमेंट में लिख दो, लेखक का नाम एकदम कमेंट में लिख दो। और बेटा लेखक परिचय कवि परिचय की बात करूं मैं तुमको, जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय और कवि परिचय की बात करूं, इसमें 2 चीज सेम रहती है। 2 रचनाएं आपको लिख के आनी पड़ती है, 2 रचनाएं, और लास्ट में आपका तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है साहित्य में स्थान। ये आपको सब में ही याद करना है, ये आपको सब में ही याद करना है। साहित्य में स्थान तो मैंने आपको बार बार ट्रिक बता दी कि साहित्य में स्थान एक आइडियल याद कर लो, ऐसा याद कर लो, क्योंकि तुमको कितने 2 आएंगे, एक लेखक का परिचय आएगा और एक कवि का परिचय आएगा। एक लेखक परिचय आएगा और एक आएगा आपका कवि परिचय। एक लेखक परिचय और एक कवि परिचय, 2 प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, सॉरी 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, शायद 3 नंबर के आते हैं। हाँ, 3 नंबर के आते हैं, 2 या 3 नंबर के आएंगे। तो आपको लेखक परिचय और कवि परिचय में ध्यान रखना है, चेंज ओनली सेकंड पॉइंट होता है। भाषा शैली आ जाती है कवि में, और इनमें आ जाता है भाव पक्ष, कला पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब हालांकि दोनों सेम ही है, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, बट आपको भाषा शैली और भाव पक्ष, कला पक्ष, कवि और लेखक में अलग अलग याद करना पड़ेगा। बाकी आपको तो सब कुछ सेम मिल रही है यहाँ पे, है ना, सीधा सीधे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लेखक और कवि को, जैसे कबीरदास जी हैं कवि में, मीराबाई हैं, इनको अच्छे से याद कर सकते हो। कबीरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, हाँ कबीरदास जी, हाँ सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, कबीरदास जी हो गए, मीराबाई हो गए, प्रेमचंद हो गए, इनको आप याद अच्छे से कर सकते हो बेटा, है ना, क्लास 11th में, ठीक है। अब मीराबाई का परिचय इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कबीरदास जी का बहुत ज्यादा कवियों में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इधर अगर अपन बात करें भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, है ना, इनका भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी बहुत ज्यादा अपना क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। महादेवी वर्मा हो गया, चलिए महादेवी वर्मा तो नहीं है आपके इसमें, ठीक है, चलिए बहुत शानदार, है ना, जैसे हाँ चलिए अब आगे बढ़े। दुष्यंत कुमार हुआ, महादेव हुए, है ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट होते रहते हैं। अब मियां नसीरुद्दीन में क्या भैया, मियां नसीरुद्दीन को 56 प्रकार की, कितने प्रकार की, 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर था। मियां नसीरुद्दीन क्या थे, एक बावर्ची थे, खानदान नानबाई थे। नानबाई किसे बोला जाता है? नानबाई बोला जाता है, रोटियां बनाने वालों को नानबाई कहा जाता है ना। एक नानबाई थे जिनको 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर था। अब बेसिकली इसमें क्या का क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे वैसे दे दिया कि नानबाई को मसीहा क्यों कहा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नानबाई को मसीहा उनको क्यों कहा गया है ना, तो इनको क्यों कहा गया ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, तो नानबाइयों का मसीहा को कहा है क्योंकि वो तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला मियां नसीरुद्दीन को नानबाई का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो खानदानी नानबाई थे। उनके पास 56 प्रकार की रोटी बनाने का हुनर था। उन्होंने यह हुनर अपने पिता से सीखा था जो गड़ैया वाले नानबाई के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दादा मियां कल्याण आला गड़ैया मोहल्ले के अकेले ही खानदानी नानबाई थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है उनके दादा का नाम क्या था,
मियां कल्लन गड़ैया, है ना, ये भी यहां से अपने को ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मियां नसरुद्दीन स्वयं रोटी बनाने को एक कला मानते थे, खुद को इस कला का उस्ताद कहते थे। लेखिका की हर बात का जवाब एक मसीही अंदाज से देते थे, है ना, मसीहा कहते थे उनको, नान भाइयों का मसीहा मतलब कि उनका उस्ताद बोलते थे। ठीक, अब ये हो गया भैया यहाँ पे, हाँ ये हो गया यहाँ पे खत्म। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? वह उनसे 56 रोटी बनाने की कला की जानकारी प्राप्त करने गई थी, है ना। बहुत इजी है, इसके और 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है अप्पू के साथ 2.5 साल। अगला कौन सा क्वेश्चन आता है? अप्पू के साथ 2.5 साल। ये बेसिकली क्या है? सत्यजीत राय द्वारा लिखी गई है, सत्यजीत राय द्वारा लिखी गई है, सत्यजीत राय द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था और इस फिल्म को ऑस्कर भी मिला है ना, बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी फिल्म? अच्छा, कोई बता सकता है ये कौन सी भाषा में बनी थी फिल्म? ये बता दो, ये कौन सी भाषा में बनी थी? हिंदी की कौन सी, मतलब अपने यहाँ पे भारत में ये अप्पू के साथ 2.5 साल कौन सी भाषा में बनी थी? एक बार बता दो मुझे, कमेंट में लिख के, देखते कितने बच्चों को याद है। तो अप्पू के साथ 2.5 साल बेसिकली क्या है? यहाँ पे अप्पू था, अप्पू ढूंढने के लिए एक आदमी चाहिए था, अप्पू 9-10 साल का लड़का, वो मिल नहीं रहा था। अब सत्यजीत राय जो थे बेचारे, उनके पास पैसा नहीं होता था, ये जॉब करते थे विज्ञापन कंपनी में। वहां पर ये क्या कर रहे थे बेटा कि इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, जैसे ये जॉब करते थोड़ा बहुत इनके पास पैसा आता, समय मिलता तो ये शूटिंग करने लग जाते। फिर इनको थोड़ा समय नहीं मिलता तो फिर शूटिंग बंद कर देते, फिर उनके पास पैसा आता तो शूट करने लग जाते थे। ये खुद ही कैमरामैन थे, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये खुद ही कैमरा चलाते थे, ये खुद ही डायरेक्टर थे, ये खुद ही प्रोड्यूसर थे, है ना, हर एक चीज इनके पास खुद थी, है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या बन गए थे? खुद ही एक्टर, खुद ही डायरेक्टर, है ना, एक्टर तो नहीं खे, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही म्यूजिक कंपोजर। अब उनको अप्पू के साथ 2.5 साल बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, है ना। जैसे इनमें पात्रों को लेके आना मुश्किल था। अब शूटिंग कई वर्षों तक रुक जाती थी, कई महीनों तक रुक जाती थी, तो उसमें कोई पात्र इसमें मर भी गए थे, है ना। एक बार कुत्ता भी चला गया था, भूलो नाम का कुत्ता था उसमें, याद रखना आपको, भूलो, इस कुत्ते का नाम क्या था? भूलो नाम था इस कुत्ते का, भूलो नाम का कुत्ता था, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट समझ लेते हैं कि क्या सिस्टम है। पथेर पांचाली, हाँ सत्यजीत राय की थी, अप्पू के साथ 2.5 साल, पथेर पांचाली, हाँ फुल फिल्म का नाम है पथेर पांचाली, पथेर पांचाली फिल्म का नाम है। अब ये कौन सी भाषा में थी पथेर पांचाली, ये बता दो। तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? क्योंकि पथेर पांचाली फिल्म शूटिंग काम 2.5 साल तक चला क्योंकि लेखक विज्ञापन कंपनी में क्या थे? नौकर था, इस कारण उनके पास समय और धन का अभाव था। इसके साथ ही बीच बीच में पात्रों, स्थानों, वर्षा, काचफूलों आदि का भी समस्या उनके सामने आ जाती थी। भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? क्योंकि भैया उसमें गमले में पड़े भात खाने को दृश्य को पूरा किया था, है ना, भूलो चला गया था। पथेर पांचाली में फिल्म शूटिंग में काचफूलों को जानवर खा जाने पर क्या, जानवरों के काचफूलों को खा जाने पर क्या समस्या आई? तो समस्या गई भैया, आधा सीन काचफूलों के साथ शूट हुआ, दोबारा 7 दिन बाद वहां पर शूटिंग के लिए गए तो काचफूल जानवरों ने खा लिए थे। अगर अब उस जगह बाकी आधे सीन ले लिए जाते तो पहले शूट कर रहे हुए आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता, है ना, उसमें क्या नहीं आती, निरंतरता नहीं आ पाती, है ना। बहुत ईजी है भैया, इसमें तो आपको तुमको पता ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, विदाई संभाषण। अभी भी तुमको बोल रहा हूं बेटा, बार बार इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके नोट्स पढ़ लोगे बस। तुम नोट्स को अगर तुमने 2-3 बार पढ़ लिया तो तुम आराम से किल करके आ सकते हो आपकी एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है भैया उसमें किल करना, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों, इतना तो हमारा हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें विदाई संभाषण क्या है। विदाई संभाषण बेसिकली ये लार्ड कर्जन की क्या है, बेसिकली लार्ड कर्जन की कहानी है, जिसमें लार्ड कर्जन जो है उसने अपने शासनकाल में लोगों का बहुत ज्यादा शोषण किया है, लोगों पे अत्याचार किए उसने, लोगों पे अत्याचार किए, लोगों का शोषण किया। साथ साथ उसने और क्या क्या चीज की भैया, लोगों का शोषण, अत्याचार और भी बहुत सारी चीजें इसने की थी। ये एक निरंकुश शासन था। कैसा था बेटा? ये निरंकुशवादी शासन करता था, मतलब तानाशाही था ये, है ना। और लॉर्ड कर्जन के बारे में ये बताया गया कि लॉर्ड कर्जन अपनी बात को मनवाने के लिए ऊपरी सरकार को धमकी देता था कि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं पद त्याग दे दूंगा, है ना, मैं रिटायरमेंट मतलब रिजाइन कर दूंगा।
एक दिन इनके ही कोई मित्र थे, उनको सेना में लगाने के लिए, उनको सेना भर्ती करने के लिए इन्होंने अपने हेड को कॉल किया, अपने ऊपर वाले गवर्नमेंट को कॉल किया। अब वो चाहते थे कि जबरदस्ती यहाँ पर मेरी सेना में आ जाए, लेकिन उनको साफ मना कर दिया गया कि नहीं, ये इंसान इस सेना में सम्मिलित नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इसको नहीं लेके आओगे तो मैं त्याग कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप त्याग कर दो। उन्होंने त्याग पत्र उनका स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से लॉर्ड कर्जन की विदाई हो गई। कहाँ से? यहाँ से। अब लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कोई काम नहीं करता जिसपे भारत को कोई गर्व हो। भारत की बात चल रही है, भारत जब गुलामी के पीरियड में था तो तब लॉर्ड कर्जन की बात चल रही है कि तब इस लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कुछ काम नहीं करा कि बिछड़न का समय जो होता है, बोला है ना कि बिछुड़न का समय, बिछुड़न का समय क्या होता है? करुणोत्पादक होता है। बिछुड़न का जो समय होता है, बिछुड़न का जो समय होता है बेटा वो कैसा होता है? करुणोत्पादक होता है। बिछुड़न का जो समय होता है वो करुणोत्पादक होता है, मतलब उसमें करुणा दया भाव आ जाती है। कि जैसे तुमको बताता हूँ भैया, किसी भी इंसान से आप जब बिछड़ते हो, जब वो इंसान आपसे दूर चल जाता है तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। जब वो पास रहता है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। यही इसमें बताया भैया कि जब इंसान दूर रहता है तो उसकी याद हमको ज्यादा आती है उसके पास रहने से ज्यादा, है ना, जिसको बताया गया है। तो इसमें आगे बढ़ देखते हैं भैया। विदाई संभाषण व्यंग्यति में लेखक ने केसर और जार से भी दमनकारी लॉर्ड कर्जन को कहा है। केसर और जार कौन थे? केसर और जार भी बहुत ज्यादा दमनकारी शासक थे, है ना, लेकिन ये सुन लेते थे। ये व्यंग्य गति में है ना, ये व्यंग्य है, ये भी ध्यान रखना। विदाई संभाषण व्यंग्य गति में लेखक केसर और जार से भी दमनकारी कर्जन को इसलिए कहा है क्योंकि केसर और जार दोनों ही तानाशाह शासक थे। वो भी दोनों ही लॉर्ड कर्जन की तरह ही दमनकारी थे। लेकिन यदि उनकी जनता उन्हें घेर घोट कर उनसे अनुया या विनती करती थी तो वे दोनों जनता की बात को मान लेते थे, परंतु लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना पर जनता की एक न सुनी और अपनी मनमानी करके ही मानी। इसलिए वो केसर और जार से भी अधिक दमनकारी कहा गया। केसर और जार दो राजा थे, वो भी तानाशाही थे, दमनकारी थे। विछुड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। इस कथन को सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। देखो बिछुड़न का समय वाला आपको मैंने पहले बता दिया। इसमें बिछुड़न का समय क्या होता है? विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। जब कभी हम किसी परिचित या प्रियजन से बिछड़ते हैं तो उससे अलग होकर दूर जाने लगते हैं, उसके प्रति हमारा अपना लगाव, स्नेह भाव जाग उठता है, हम उसके प्रति प्रेम भाव से भर जाते हैं। उसके साथ रहते समय हम चाहे उससे कितना भी झगड़ते रहे, लेकिन मन में कटुता रखते हो, लेकिन फिर भी उसकी विदाई के समय हमारे मन में प्रेम प्रकट हो जाता है। हम पिछली सारी बुरी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु का समय अतीव करुणात्पादक होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये वाला भी दे रहा हूं और ये वाला क्वेश्चन भी दे रहा हूं, नोट्स में देख लेना। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो फौजी थे, अपनी इच्छा से मधुर पद पर नियुक्त करना चाहते थे, देखो है ना, उनकी सिपाही सरकार ने अनसुनी कर दी। दुखी होकर इस्तीफा देने की बात करें, उनको इस्तीफा मिल गया। चलिए, तो 4 चैप्टर अपने इधर के हो गए कंप्लीट, पूरे के पूरे 4 चैप्टर, मतलब 5 थे उसमें पूरे 5-6, तो इसमें 4 पूरे हो गए। ठीक है, अभी आपकी पूरी हाफ ईयरली के सिलेबस का पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखो आगे आ गया कबीर के पद, ये पद्यांश में आ गया। काय में आ गए अपन? पद्यांश में आ गए बेटा अपन, पद्यांश में, सॉरी पद्यांश नहीं, काव्य खंड में आ गए, मतलब पद्य खंड या काव्य खंड में आ गए अपन, काव्य खंड में आ गए। अब काव्य खंड का सिस्टम क्या है? कबीर के पद। हम तो एक एक करी जाना, दो जग कहे जिन नाहिन पहचाना, एक के पवन एक के हवा, सॉरी एक के वायु एक के पवन एक के ज्योति समाना, है ना, काहे रे नर गरमाना। तो ये क्या है? इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर को एक बोला है, कि इसमें कबीरदास जी ने उनको व्यंग किया है जो पाखंड समझते, जो ईश्वर को एक नहीं समझते, जो कुछ आडंबर लोगों ने, जो पाखंडी लोगों ने, जो ईश्वर को एक नहीं समझते, अलग अलग समझते हैं, उनको यहाँ पर बताया गया है बेसिकली, है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया, मोह माया होती है, उसको देखकर इंसान गर्व करता है ना, गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो इस मोह माया का गर्व नहीं करता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है, उसको कोई भी चीजें परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने उनको बोला है। तो कबीरदास जी की कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसमें पढ़ते हैं अपन। कबीरदास जी का जो कवि परिचय है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कवि परिचय इनका आप याद करके ही जाना। कवि परिचय तो बहुत ही अच्छा कवि परिचय है, याद करके जाना, रिग्रेट नहीं करोगे। आ भी सकता है, मतलब हाईलाइटेड है कि हाँ आ सकता है, अच्छा होता है तो आता ही है बिल्कुल बेटा, है ना। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन उन्होंने क्या कहते थे, उन्होंने बोला कि ईश्वर या परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार उनके अनुसार सृष्टि में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। ये 5 चीज ध्यान रखना, ये आ सकती है कि मनुष्य का निर्माण किन 5 चीजों से हुआ है, इन 5 चीज से हुआ है ना। इनकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है। संसार का रिश्ता भी एक ही परमात्मा है। उस एक परमात्मा के ज्योति में सारे के सारे लोग समाये हुए हैं। अब जैसे यहाँ बताता है, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घड़ी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। की मतलब जिस प्रकार से जिस प्रकार बाड़ी मतलब बड़ी जो होता है वो लकड़ी को काटता है, लकड़ी के अंदर की आंख को नहीं काट पाता है ना। ठीक उसी प्रकार से इंसान का शरीर नश्वर है ना, लेकिन
उसकी आत्मा अमर होती है, अजर अमर होती है। तो इस प्रकार से आत्मा में परमात्मा का व्यास होता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि इस प्रकार है ना परमात्मा का निवास है आत्मा में, है ना, अंतरात्मा में परमात्मा का निवास है। ये इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, बहुत इजी तरीके से बताया गया है, बहुत इजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है ना, क्योंकि उसके अनुसार जो लोग संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वो निर्भय होकर रहते हैं, इस मिथ्या जगत, मिथ्या मतलब कि झूठे जगत से दूर रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन है, इसलिए वैसे हमको दीवाना कहते हैं। कहे कबीर दीवाना, है ना, कहते हैं ना माया का लालच देखकर क्यों रे जग लुभाना। चलिए अब इसके धीरे धीरे मैं आपको और फटाफट से बता देता हूं कि क्या क्या सीन आ रहा है इसका। चलिए ये कबीर के पद यहाँ पर अपने पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए अब यहाँ पर जो लिखा है, हम तो एक एक कर ही जाना, या आप पढ़ सकते हो। आगे आ गया मीरा के पद। मीरा के पद में क्या है बेटा, सीधी सी बात है। मीरा ने क्या बोला है, मेरा तो गिरधर गोपाल, इन्होंने बोला कि मेरा तो गिरधर गोपाल है, दूसरों ना कोई। अब इन्होंने क्या कह रहा है, मीरा ने क्या किया बेटा, मीरा बाई ने क्या किया, सीधी सी बात है। मीरा बाई का कवि परिचय तुम पहले याद करो, मीरा बाई का कवि परिचय तुम पहले याद करो। नरसिंह माहेरो, इनकी क्या क्या रचना है मीरा के पद में, पूरी याद करना है आपको, है ना। तो गिरधर गोपाल माना है इन्होंने अपना पति माना है, किसको, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति माना है, उनको ही सब कुछ माना है। उन्होंने बोला है कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट बंसी वाला को उन्होंने पूरा माना है, जिस जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। छाड़ी दई कुल की कहानी, उन्होंने समाज की जो मर्यादा होती है, मर्यादा कुल की कहानी कहा करिए कोई। संतों के पास बैठे बैठे उन्होंने समाज की लोक लाज, संसार की लोक लाज जो होती है उसको खो दिया है। ये कहती है भैया कि मैंने अपने आंसुओं से प्रेम बेल को बोया है, प्रेम बेल को बोला है। अब वो बेल फैल गई है, अब तक बेल फैली गई, आनंद रूपी फल हो रहा है उसमें से, आनंद रूपी फल उसमें से प्राप्त हो रहा है मीरा बाई को, ऐसा बोलती हैं वो, है ना। अब वो कहती हैं आगे कि दधी मथी घृत काढ़ी लियो, कि मैंने इस संसार की जो निस्सार वस्तु इनको मैंने छोड़ दिया है, और जो सार, जिसमें मेरा सार है, जिसमें मेरा भला है, सार रूपी श्री कृष्ण जी को मैंने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो भक्तों को देख के मेरा भाई खुश होती है और बाहर के लोगों को देख के मेरा भाई दुखी हो जाती है। यहाँ पे सीधे अनन्य प्रेम भक्ति का यहाँ पे बताया गया है। तो इनकी जो मीरा बाई की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है बेटा, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। राजस्थानी प्लस ब्रज दोनों मिक्स है, लेकिन मूल भाषा इनकी राजस्थानी है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ है, बहुत ईजी है। देखो, श्री कृष्ण को उपासना किस रूप में करती है, बोला भैया पति रूप में करती है, बहुत ईजी, पढ़ सकते हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना। अब इसके सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जितने भी मैं दे रहा हूं यहाँ पे आपको, छाड़ दे गुल की कहानी, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं भैया, इसके बाद अपन कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बता देना, मीरा किसकी भक्त थी भैया, एक बार बता दो, राम की, कृष्ण की, शिव की या दुर्गा की। अगर यहां तक जो बच्चा आया हो तो भैया कमेंट करके बता दो मुझे कि किसकी भक्त थी मीरा बाई, कमेंट करके मुझे फटाफट, कमेंट डाउन फटाफट। ठीक है, बता दो मुझे फटाफट से। अब घर की याद भैया, घर की याद में क्या है, देखो ये आदमी क्या हो गया था भैया, भारत छोड़ो आंदोलन में यहां पे कभी कहां चले गए थे बेटा, जेल में चले गए थे, कभी जेल में चले गए थे, है ना। गिरफ्तार कर लिया था भैया अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया इनको। अब घर की याद में कवि को भैया किसकी याद आ रही, घर की याद आ रही है। अब घर में वो सबको बारी बारी से याद कर रहे हैं। वहां पे सावन गिर रहा है, सावन को संदेश वाहक के रूप में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सावन को संदेश वाहक के रूप में इन्होंने बताया है कि सावन क्या है, कि सावन से कह रहे हैं कि तू जा और मेरे घर वालों को मेरी याद दे। घर की याद में क्या कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें, 4 भाई 4 बहन, भूजा भाई प्यार बहन। उन्होंने बोला कि जो मेरे 4 भाई मेरे लिए भूजा के समान है, और जो मेरी 4 बहनों ने वो मेरे लिए किसे, मेरा प्यार है ना। अब बोल रहे हैं भैया कि उन्होंने बोला कि हाय रे परिताप के घर, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज तुम बोलो कि सर इसके लाइन में लाइन पढ़ा दो, अभी पॉसिबल नहीं है। परिताप का घर क्यों बोला है, परिताप के घर, परिताप मतलब दुख का घर, कि जब इसकी जो बहनों ने वो माई के यहाँ होगी, मम्मी के यहाँ होगी, तो उनको अपना एक भाई नहीं मिला होगा। सबसे बड़ा भाई कौन है, लेखक ये, तो सबसे बड़ा भाई नहीं मिला होगा इनको, और जब वो देख रही होगी तो वो घर पूरा का पूरा दुख का घर भरा पड़ा होगा। फिर आगे कभी अलग अलग
मतलब बारी बारी से सबको याद करता है। माँ को भी याद करता है कि अनपढ़ मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उनको खत कैसे लिखेगी, मुझे ऐसा वैसा में कैसे लिखेगी। फिर उनके पिताजी से सबसे ज़्यादा लगाव होता है उनको, उनके पिताजी को याद करते करते कहता है भैया वो कि मेरे पिताजी अभी भी बुढ़े हैं, मतलब वृद्ध हो गए इस अवस्था में भी, लेकिन उनका जोश जो है वो अभी भी एक जवान इंसान जैसा है। उनकी आवाज़ बादलों की कड़क की तरह एकदम कैसी है, गरजती फिरती रहती है। मेरे पिताजी बूढ़े अभी भी नहीं हुए हैं, ऐसा करके उनको सबकी याद आती है। फिर धीरे धीरे बताता है कभी कि यहाँ पे मैं कैसा हूँ, है ना, जैसा हूँ, मतलब कि प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा हूँ या ऐसा हूँ, लेकिन उसमें वो बोलता है कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं इंसान से भागता हूँ, ये वो है ना। पानी रात भर गिरने और प्राणवन गिरने में क्या परस्पर संबंध है कि रात भर वर्षा होने से वातावरण सुहावना हो गया। इस सुहावने वातावरण में कवि को अपने घर के सदस्यों की बारी बारी से याद आने लग गई, उसके साथ हंस खेलकर बिताए भी दिन याद आ गए, है ना, ये बताया था अभी मैंने। इस कारण उसे प्राण और मन बेचैन हो उठा। इस प्रकार रात भर पानी गिरना और प्राण मन गिरने का परस्पर संबंध होता है। कवि को सबसे अधिक किसकी याद आती है? उसको अपने पिता की सबसे अधिक याद आती है, ये मैंने बता दिया। इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखो, परिताप का घर ही वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैंने परिताप का घर बता दिया आपको, है ना, कि वो 5 रुपए का दुख उनको हो रहा था कि वो नहीं है। कवि ने संदेश वाक्य किसे बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आपको घर की याद में किन किन विशेषताओं की पिताजी की लिखा है ना, जोश उत्साह से भरे रहते हैं, युवाओं की तरह दौड़ते फिरते रहते हैं, शेर से भी तेज गरजते हैं, उनकी आवाज में बादल जैसी कड़क है, बस सिंपल। चलिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती थी, तो भैया चंपा दीदी कहाँ है? चंपा दीदी को भैया लिखना पढ़ना नहीं आता, लिखना पढ़ना नहीं आता। चंपा कौन है? सुंदर की लड़की है, ग्वाले की बेटी। ग्वाले की बेटी मतलब कि सुंदर के पापा के पास गाय भैंसे हैं, है ना। तो और ये क्या करती है चंपा जो है, चंपा भी क्या करती है बेटा, गाय चरवाहे का काम करती है। चरवाहे का मतलब गाय को चराती है ना, फसल वसल जो भी है घास वास खिलाती है, ठीक है। चंपा बेसिकली क्या होता है भैया, जब लेखक के पास कवि के पास बैठती है चंपा, जब कवि लिखने बैठता है, कवि जब लिखने के लिए बैठता है तो चंपा उनके पास आ जाती है, उनको परेशान करती है। चंपा क्या करती है बेटा? परेशान करती है। कभी उनका पेन चुरा लेती है, कभी उनके पेज फाड़ देती है, कभी उनके पेज फाड़ देती है। कभी कहते हैं भैया यहाँ पे कि तू चंपा से पढ़ लिख लिया कर, चंपा से कहते कि तू पढ़ा लिखा कर भैया, पढ़ लिख के कुछ अच्छी बन जा, लेकिन चंपा कहती कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी भैया, है ना, पढ़ना लिखना अच्छा नहीं मानती वो। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज मतलब कि उसको बड़ा आश्चर्य होता है। किस चीज में आश्चर्य होता है बेटा? उसको किस चीज में आश्चर्य होता है कि ये जो काले काले अक्षर है, कि इन अक्षरों से आवाज कैसे आ जाती है, क्योंकि चंपा जो है वो बिना पढ़ी लिखी थी, है ना, एक बिना पढ़ी लिखी अबोध लड़की थी। अबोध मतलब कि उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। जब लेखक ने उससे कहा कि चंपा तुमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि गांधी जी भी बोलते हैं, कौन बोलते हैं बेटा? गांधी जी भी कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए, पर वो बोलते कि गांधी बाबा झूठ कहते हैं। हालांकि चंपा गांधी जी को बहुत मानती थी, तो कवि ने बोला कि गांधी जी भी कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए, तो बोलती नहीं नहीं गांधी जी झूठे हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, ये नहीं करूंगी। फिर आगे बोलते हैं लेखक भैया कि जब तुम्हारा ब्याह होगा, है ना, ब्याह जब तुम्हारा ब्याह होगा, जब तुम्हारा जो पति है परदेश में जाके काम करेगा, परदेश मतलब कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता का जिक्र किया है, कोलकाता जाके काम करेगा, तो जब वो तुमसे दूर चल जाएगा तो तुम उसको संदेश कैसे लिखोगी, उसका संदेश दोगे तो वो पढ़ोगी कैसे? वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसने बोल दिया कि मैं तो ब्याह भी नहीं करूंगी, क्या बोला वो? तो मैं तो ब्याह भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं पढ़ने लिखने नहीं बैठूंगी। और दूसरी चीज बोलती है कि कोलकाता पर बजर गिरे। बजर गिरे मतलब कि वो बोलती है कि कोलकाता पर बिजली गिर जाए, कोलकाता ध्वस्त हो जाए। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों शहर में जाने के बाद अपने गांव के लोगों को भूल जाते हैं और गांव की संस्कृति सम्मान को भूल जाते हैं, इस वजह से चंपा ने ऐसा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पहले ही क्वेश्चन यहाँ कोलकाता पर बजर गिरे, इसको पढ़ लेना कि जो पैसे कमाने आता है चक्कर में फंस जाता है। पूरा दे दिया मैंने आपको, ये आप पढ़ सकते हो। चंपा को विश्वास करो गांधी जी बाबा ने पढ़ने की बात की होगी, है ना, क्योंकि उसके अनुसार अच्छा आदमी है, चंपा को विश्वास नहीं हुआ। बहुत इजी चीज में मैंने सारे दे दिया है ना, पढ़ लेना इसको, इतना पढ़ लोगे तुम्हारा दिमाग में पूरी की पूरी बात घुस जाएगी आराम से। ये दिया है, ये दिया है ना, ये दिया है, उससे बड़ा अचरज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगा रहा हूं मैं आपको टिक, है ना। इसके बाद भैया मूल भाव आपका दे दिया मैंने। अगर किसी को पूरी स्टोरी समझना हो तो इसमें से एक बार स्टोरी समझ सकता है। वैसे मैंने जितनी वहां समरी में बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो अच्छे से पूरी की पूरी बताई दी है, ऑलरेडी मैंने बता दी है। चलिए, तो ये आपका सीन यहां पर हो जाता है पूरा का पूरा खत्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गलता लोहा, अब क्या आता है बेटा? गलता लोहा। गलता लोहा में क्या है बेसिकली? गलता लोहा जो चैप्टर है वो बेसिकली बनाया गया है भैया, किसके बारे में बनाया गया है? ये बताया गया है भैया, मोहन है, एक धनराम है, एक मोहन है,
एक धनराम है, एक मोहन है, एक धनराम है, दो दोस्त होते हैं, है ना। जो मोहन के पिताजी होते हैं वो पंडित होते हैं, मोहन के पिताजी पंडित होते हैं। पंडित जी मतलब होते पुरोहिताई का काम करते हैं। वो पुरोहिताई का काम का मतलब क्या है? पुरोहिताई का मतलब ये होता है कि वो अलग अलग जगह पूजा पाठ करते हैं, और ये अब वृद्ध होने के कारण ज़्यादा इनसे काम करने की बनती नहीं है। और जो मोहन है एक मेधावी छात्र होता है। मोहन जो होता है एक मेधावी छात्र होता है, मतलब भैया पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है पढ़ने लिखने में, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। और इसके पिताजी चाहते थे कि अच्छा पढ़ लिख ले, क्योंकि उसके समय बहुत अच्छा पढ़ता था। अब धनराम कौन होता है? धनराम बेसिकली क्या होता है, लोहे की भट्टी में क्या करता है, काम करता था। ये लोहार था। क्या था बेटा? लोहार था। लोहे की भट्टी में काम करता था, नए नए बर्तन औजार वगैरह लोहे के बनाता था, औजार वगैरह बनाता था। ठीक है। अब मोहन जो है वो एक बार धनराम के पास गया, उनके मास्टर त्रिलोक सिंह की बात हुई कि मास्टर त्रिलोक सिंह उनको गणित पढ़ाते थे, और कितनी बार मास्टर त्रिलोक सिंह के हाथ से उन्होंने मार भी खाई थी, ये सब उसको बताता है। और गलता लोहा के बाद क्या होता है कि जब वो धनराम की भट्टी में बैठता है, तो मोहन को वो एक औजार बनाने के जो कला थी वो मोहन को बहुत अच्छे से आती थी। क्योंकि मोहन क्या था बेटा? मोहन एक ब्राह्मण था। मोहन एक ब्राह्मण था। मोहन को एक तरीके से ये छोटी कास्ट वालों के लिए जातिगत भेदभाव बताया गया इसमें। तो जातिगत भेदभाव है, उससे बताया गया है कि जातिगत भेदभाव इसमें अच्छे से बताया गया है कि जो मोहन था उसे जो जाति उच्च जाति से था, ब्राह्मण जाति से था, और जो धनराम था वो नीचे जाति से था। बस इस बारे में इसमें बताया गया है पूरा का पूरा। तो इसके क्वेश्चन आंसर ये है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है ना? उसके हथौड़ा चलाने और उसके लोहे की मोटी छड़ को गोलाकार देने पर आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्राह्मण जाति का लड़का लोहारगिरी जैसे निम्न कार्य को कर लेगा। इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको सारे के सारे दे रहा हूँ। उनको लखनऊ बुला लिया गया था मोहन को, है ना। उसके बाद समय लेखक ने अध्याय का, क्योंकि उसको मोहन को लखनऊ बुलाने के बाद उसको नौकर बना दिया। त्रिलोक सिंह के किस कथन को ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आता अपना रजनी चैप्टर। कौन सा आता है बेटा? रजनी। रजनी में भैया वही है भैया कि क्या हुआ था रजनी में? बच्चा था एक बाबू। क्या था बेटा? एक बच्चा बाबू था। बच्चा बाबू का मतलब क्या है? एक बच्चा का नाम था अमित। अमित को भैया उसके जो गणित के मास्टर होते हैं गणित में फेल कर देते हैं। गणित में फेल इसलिए करते हैं कि वो भैया ट्यूशन नहीं जाता था उसकी। तो इस पे वो रजनी, उसकी पड़ोसी आंटी है, उनके पास आता है, रोता है। तो रजनी बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चलूंगी स्कूल। तो रजनी जी जाती है भैया स्कूल में जाती है, और तमाम कर देती है भैया। हेडमास्टर से बात करके आती है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होता है उनसे बात करके आती है कि भैया ये आपके स्कूल में क्या चल रहा है। अगर कि मान लो जो बच्चा अगर आपकी कुछ ट्यूशन लेगा उसको आप पास करोगे, बाकी को फेल कर दोगे, ऐसा वैसा बोलती हैं। और वो फिर क्या होता है, अब वो बोलती है कि भैया मैं इसके आगे तक लेके जाऊंगी इस बात को। तो वो फिर जाती है जिला शिक्षा अधिकारी बोर्ड वाले से मिलने जाती है। वहां पर भी जाती है, तो वहां पर वो हाथ में कुछ पैसे नहीं रखती है, तो उनको अंदर नहीं लेता है। फिर वो जब अंदर ऑफिस में जाती है तो वहां से बोलती है ये हमारा काम नहीं है, ये स्कूल का पर्सनल मामला, हम कुछ नहीं कर सकते, और हमारे पास ऐसी कभी शिकायत पहले आई नहीं है। तो वो ऐसी पूरी एक विज्ञापन छाप देती है, उसकी पूरी शिकायत आ जाती है ना। ये बेसिकली गद्य का है। गद्य का मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, गद्य से पूछा जाता है, ये गद्य का है, गद्य साहित्य का, गद्य खंड का। तो जब रजनी को भैया इस बात का लग गया कि अब मैं विज्ञापन में दे दूंगी भैया, उसने एक पीटीएम मतलब टीचर मीटिंग और पेरेंट्स मीटिंग उसने इनहेल कर दी। वहाँ पे सारे के सारे आ गए, और इस पे उसको वो मिल गया कि भैया अब कोई भी स्कूल में अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, स्कूल के बच्चों को, और ना ही कोई उसको क्या करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा पढ़ने के लिए। अब देखो ये आपको दे दिया मैंने रजनी पाठ के आधार पर। आज की व्यवसायबंदी शिक्षा का स्पष्ट कीजिए आशय। ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा कैसा व्यवसाय बन रही है, परीक्षा काल में व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर स्कूलों के नाम पर व्यवसाय जोर शोर से फूल रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, हाफ ईयरली में अमित द्वारा अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने ट्यूशन लेने के लिए क्या कहकर प्रेरित किया? अमित के हाफ ईयरली में अच्छे लाने पर गणित ने बोला कि उसे ट्यूशन लेने के लिए प्रेरित किया कि हाफ ईयरली में बहुत आसान पेपर होता है, ईयरली में पूरे नंबर लेने तो ट्यूशन आ जाओ। ट्यूशन पढ़ना छात्र का अध्यापक का मामला है ना, हेडमास्टर ने ऐसा बोला था, है ना। तो ये बहुत ईजी है। चलिए इसके बाद आपका बनता है भैया वितान भाग में आता है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भैया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है अभी तक कि लता मंगेशकर के पहले कौन सी गायिका का नाम प्रसिद्ध था? कौन सी गायिका थी, उनका नाम प्रसिद्ध था? लता मंगेशकर के पहले कौन सी गायिका का नाम प्रसिद्ध था? बता दो मुझे, इनके पहले कौन सी गायिका थी? नूरजहां व लता के गायन में मुख्य भेद क्या था? लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां, आगे इसमें आंसर, प्रसिद्ध थी, परंतु उसके क्षेत्र में बाद में आई थी, और लता उनसे कहीं आगे पहुंच गई। नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, तथा उनके गानों में एक मस्ती भरा स्वर में कोमलता मुग्धता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण है वो उसकी गायन की निर्मलता में झलक रहा है। तो लता जी भैया बहुत ही अच्छी अपनी कौन थी, गायिका थी यहाँ पर, है ना।
लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ बताइए गानपन का मतलब क्या था। गानपन का अर्थ होता है गाने का एक अंदाज जो आम साधारण व्यक्ति को भी भाव विभोर कर दे, कि मजा आ जाए, कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। तो संगीत में गानपन का मौजूद रहना परम आवश्यक है, तभी वह संगीत रसिक वर्ग में रंजकता उत्पन्न करता है। साथ साथ अतः गायक गायिकाओं को गानपन को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें गीत, आघात, सुलभता और लोच आदि के तत्वों को गान महत्व देना चाहिए। उन्हें आसान लय कार्य में सुरीली भावपूर्ण गायिका का अभ्यास करना चाहिए। गायन में स्वर, लय, ताल, शब्दार्थ का उचित तालमेल बिठाने का अभ्यास भी किया जाना चाहिए। अगला चैप्टर है आपका राजस्थान की रजत बूंदे। यहाँ पर कुइयों के बारे में बताया गया है। कुइयों को कौन खोदते हैं भैया? कुई के बारे में बताया गया है, जो चेंजारे या चेलमांझी, क्या बोलते हैं, चेंजारे या फिर जो चेलमांझी होते हैं, जो चेलमांझी होते हैं वो चेंजारे चेलमांझी इसको खोदते हैं, लंबे समय तक रहती है। 3 प्रकार के इसमें पानी बताए गए हैं बेटा, पाताल पानी, रेजानी पानी और पालर पानी। 3 प्रकार के बताए गए है ना, पाताल पानी, रेजानी पानी और पालर पानी। पालर पानी क्या है भैया? ऊपर से गिरा जो पानी। पाताल पानी क्या है? जो नीचे तालाब कुओं में रहता है। रेजानी पानी क्या है? रेजानी पानी बोलो खड़िया पट्टी, क्या बोलते हैं? खड़िया पट्टी। कि कुछ इस प्रकार की कुई होती है, छोटी सी ऐसी लंबी सी कुई होती है। इस कुई में जो नीचे एक जो होता है ये होता है खड़िया पट्टी। अब खड़िया पट्टी में कौन सा पानी होता है? रेजानी पानी। अब एक खड़िया पट्टी क्या होती है? पानी को इस रेत के अंदर मिलने नहीं देती है। जो पताल है, ये जो पताल वाला पानी है, यहाँ पर संग्रह करके रख सकती है। 2 से 3 घड़े पानी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इनमें रेत में रिसा रिसा कर पानी से टिप 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 कर यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है कुई में। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट समरी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर अपन इसके इंपॉर्टेंट कर लेंगे। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई क्या होती है? तो भैया कुई वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कुई का निर्माण किया जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके, इसको चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। जब वर्षा अधिक होती है तो मरुभूमि में रेत की सतह में समा जाता है, धीरे धीरे रिसकर कुएं में जमा जाता है। ठीक है, कुएं की गहराई सामान्य कुओं की तरह होती है, लेकिन इनके व्यास से बहुत अंतर होता है। सामान्य कुओं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, जबकि कुई का व्यास 4 से 5 हाथ का होता है। इसका व्यास ध्यान रखना आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना। तो वहां पर जो पानी को मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? पानी को मापने के लिए वहां पर रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है, रेजा शब्द का। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे ही रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन इसके मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा आता है आज का, जो होता है बेटा अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम के मैं आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपको यहां पर दे रहा हूं। आईएमपी क्वेश्चन आंसर यहां पर आपको आईएमपी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो जल्दी फटाफट से। संचार किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचार मतलब कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, एक साथ दूसरे स्थान पर चलकर पहुंचना। धातु के पूर्व सब उपसर्ग जुड़ा, तो इस प्रकार संचार और फिर संचार शब्द बना है। इधर आता है सिनेमा का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया 1883 में। बेटा ये आपका 7 नंबर का आता है, जिसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से करना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, आलम आरा थी पहली बोलती फिल्म, जो 1931 में बनी थी। और सबसे पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में हिंदी में अंतर्जाली कहते हैं इसको। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी सब कुछ, मतलब जनसंचार के सारे मीडियम इसमें माध्यम चल जाते हैं। हाँ, इंटरनेट से हानियां क्या है? ये 3 प्रकार की हानियां। अकेलापन बढ़ रहा है, अश्लीलता बढ़ावा मिल रहा है, अनेक प्रकार के दुरुपयोग हो रहे हैं। इधर भारत में टेलीविजन का कार्यक्रम कब हुआ? 1927 में, सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुआ। बहुत इजी है। पत्रकारिता क्या है? समाचार संगठन में काम करने वाले देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं, समस्याओं को समाचार रूप में प्रेरित करके पाठकों तक पहुंचाते हैं, प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में प्राप्त कर देते हैं। बहुत इजी है। इसमें भी मैं आपको ये एक और लास्ट चैप्टर आ गया, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पटकथा क्या होती है? पट मतलब होता है पर्दा, कथा का मतलब होता है कहानी, कि पर्दे के ऊपर जो कहानी दिखाई जाती है वो पटकथा कहलाती है। तो दृश्य संख्या के आधार पर, जैसे हम सिनेमा देखते हैं ना, फिल्म वगैरह, मूवी, उसको बोलते हैं। लोकेशन है, घटना स्थल लिखा जाता है। घटना के समय संकेत सुबह शाम दिन रात चलते हैं। पात्रों की गतिविधि संकेत प्रारंभ में देने चाहिए। पात्रों के संवाद बोलने के ढंग में दे देने चाहिए। अंत में डिसॉल्व, फेड आउट वगैरह हर एक चीज आपको यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी नोट्स में प्रोवाइड कर दी है। अब बेटा यहाँ पे जो बात आती है नोट्स की, जो नोट्स में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। वन एंड ओनली दिस टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम के आपके पूरे के पूरे नोट्स पूरे क्या हो गए? अपलोड हो चुके हैं, पूरे के पूरे नोट्स आपके यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, सीधे अपन आते हैं हमारे होमवर्क पे कि भैया होमवर्क क्या देना है सर। तो होमवर्क की बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, जितना मैंने आपको बताया उसको रिवीजन कर लेना अच्छे से
और पहली चीज ये बेटा, इस नोट्स को आप अपने पीडीएफ फॉर्मेट में पा लेना। इस पीडीएफ में आपको नोट्स मिलने के बाद आप क्या करोगे, नोट्स जब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना बेटा, तो जो बच्चे फेल होने के कगार पे हैं वो तो बढ़ जाएंगे आगे बहुत कर रहे तरीके से, ठीक है। 50 से ऊपर नंबर आपको इसमें से आ जाएंगे। और जिसको जो अच्छे से पढ़ लेगा, घर पे रिवीजन कर लेगा, उसके तो फिर भैया टॉप भी कर लेगा वो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसमें जो व्याकरण है, व्याकरण की प्रैक्टिस आपको जरूरी है। व्याकरण की जो प्रैक्टिस कैसी करनी है, व्याकरण की प्रैक्टिस में उदाहरण क्या इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को आपको अच्छे से याद करना है। रस के उदाहरण बोल दूं मैं, है ना, अलंकार के उदाहरण बोल दूं मैं, छंद के उदाहरण बोल दूं मैं, ये आपको अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। जितनी भी चीज मैंने यहाँ बताई है, दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यह कि बेटा आपकी प्रैक्टिस कितनी करते हो ये इंपॉर्टेंट है भैया, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। अभी भी वन शॉट आपको समरी स्टोरी याद रखनी है, मैंने आपको बताया स्टोरी हर एक चैप्टर की याद रखनी है, बस उससे आप पूरा का पूरा कॉन्कर कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लाड लो, मिलते हैं सीधे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड सभी को क्या लिखना चाहता हूं मैं यहाँ पे, सभी को लिखना चाहता हूं बेस्ट ऑफ लक भैया, कि आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि भैया एकदम क्या कर दो, झंडे गाड़ के आ जाओ, मस्त मजे कर देना, मजा बांध देना, ठीक है। चलिए भैया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं आपको अगली क्लास के लिए। सभी को निक्कू भैया की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, अपना और अपनों का ध्यान रखें, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।